Comrade N.D. Pancholi from PUCL, Comrade Nandita Narayan, ex-professor from DU, and Comrade Shambhavi from Collective, Comrade Abhigyan from ISA, and Comrade Gurkirat from PSCM. I would request you all to please come onto the dais. Thank you. Good afternoon, dear friends of media and everybody present here who has come in solidarity. I am Badal, the president of Bhagat Singh Chhatra Ekta Manch. आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एड्रेस करना चाहते हैं जो इलीगल इन्वेस्टिगेशन भगत सिंह छात्र एकता मंच पर बैठाई गई थी और जो रेड टैगिंग हमारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का किया गया है। हमने इलेक्शन के मुद्दे को लेके एक वॉल पेंटिंग की थी और 23 मार्च ये कहते हुए कि इलेक्शन बॉयकॉट करने का अधिकार हमारे पास है। जब इलेक्शंस आज के समय में ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैशिज्म के समय में पूरी तरीके से करप्ट, रिग्ड और अनडेमोक्रेटिक है, तब जनता के पास, हमारे पास बॉयकॉट करने का अधिकार भी है। हमने नक्सलबारी के स्लोगन्स भी दिए थे हमारे वॉल पेंटिंग में। इसके बाद में द नेक्स्ट डे इटसेल्फ एबीवीपी जो बीजेपी का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने हम पे डिफेसमेंट का एक्ट चार्जेस लगाए थे और उसके नेक्स्ट दिन इटसेल्फ हमारे साथी उत्तरा एंड मैं हमको हमारे कॉलेज दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से हमारा एग्जाम चल रहा था, फाइनल एग्जाम्स, उसके बाद में हमको वहाँ से अबडक्ट किया जाता है और वी हैड नो क्लू कि हमको कहाँ ले जाया गया है। हमारा फ़ोन स्नैच कर दिया गया था और हमको सेपरेट रूम्स में बैठा दिया गया था एंड आफ्टर सिटिंग देयर विदाउट एनी क्लू, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, हम अपने कॉमरेड्स को कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास कोई आइडिया नहीं था क्या चल रहा है। द पुलिस कम्स एंड सेज कि आपके ऊपर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन बैठ रही है एंड डिफेसमेंट के एक्ट में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन बैठना काफ़ी सस्पिशियस है और इसके बाद में हमने देखा कि हमारा ऑलमोस्ट 8 आवर्स तक हमारे कॉमरेड्स का इन्वेस्टिगेशन हुआ। हमारे कॉमरेड देव और कॉमरेड गौरव जो ये सस्पेक्ट करते हुए मॉडस नगर थाने आते कि हमको शायद से बाहर लेके गए हैं, उनको भी वहाँ पे इलीगली डिटेन कर दिया और उनका भी इन्वेस्टिगेशन हुआ। इस तरीके से ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली 2 दिन के लिए हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है जिसके दौरान हम पे कई आरोप लगाए हैं कि हम एक बैंड पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा रेड टैगिंग हुआ है, हमारे फैमिलीज़ को हरास किया गया है, लगातार हमारे फैमिलीज़ हमारे गांव तक कॉल गए हैं और हमारे हर साथी जो इस इन्वेस्टिगेशन में बैठा हुआ था इज नाउ फेसिंग इमेंस सर्वेलेंस। उसका फोन टैप हो चुका है। हम देखते हैं कि हमारे एक साथी बाहर घूमने गए हैं और अपने फैमिली के साथ एक ट्रिप पे गए और जो पुलिस है वो कॉल करके बोलता है आपको मालूम है आप अभी दिल्ली में नहीं है, जब जैसे ही आप दिल्ली में आते हैं आप प्लीज अपना इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने आ जाइए। और जैसे ही वो साथी दिल्ली पहुंचते हैं, द सेकेंड शी इज इन दिल्ली, उनको एक कॉल आता है मॉडस नगर थाने से कि आपको सामान भेजते हैं हम और आप फटाफट से इन्वेस्टिगेशन के आ जाइए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये स्टेट, हम बीएसपीएम पे ये अटैक है, एक स्टेट रिप्रेशन है कि ये चाहते हैं हम कुछ बोले ना, हम कुछ करें ना और हम डर के बैठ जाए। और इसी को लेके इस मुद्दे को एड्रेस करते हुए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है जिसमें हमने हमारे प्रोफेसर्स को भी इनवाइट किया है। प्रोफेसर जितेंद्र मीना अभी ट्रैफिक में है तो वो आ रहे हैं और हमारे साथ अभी डीयू के प्रोफेसर नंदिता नारायण है
हमारे साथ कॉमरेड एंडी पंचोली है फ्रॉम PUCL, हमारे साथ कॉमरेड शांभवी है फ्रॉम कलेक्टिव, हमारे साथ कॉमरेड अभिज्ञान है फ्रॉम आईसा एंड PSCM से कॉमरेड गुरकीरत विल बी रिप्रेजेंटिंग एंड हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। I would like to call upon Comrade Andy Pancholi from PUCL, People's Union for Civil Liberties। हाल ही में People's Union for Civil Liberties ने प्रेस क्लब में ही एक प्रेस रिपोर्ट को रिलीज किया था about the killings 6 months of killings in बस्तर। हम देखते हैं कि ये मुद्दा भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे हमको नक्सलाइट अर्बन नक्सल्स कह के रेड टैग किया गया है और वहाँ पे जितने भी आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको माओइस्ट कह के उनका मारना लेजिटिमाइज हो जाता है और इसी मुद्दे को लेके PUCL ने प्रेस रिपोर्ट भी रिलीज की थी। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट कॉमरेड ताकि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद भगत सिंह छात्र एकता मंच का और साथियों का जिन्होंने ये सभा का आयोजन किया है। मेरे को गले में थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा माफ करें अगर नहीं आपको सुनाई तो जब हमको ये सूचना मिली कि छात्रों को इस प्रकार से उठाया जा रहा है और उनका जो डेमोक्रेटिक राइट्स है अपनी बात रखने का, अपने विचार प्रकट करने का, वॉल राइटिंग करने का, हम भी स्टूडेंट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60s में और ये आम बात थी कि स्टूडेंट्स जगह जगह वॉल राइटिंग करते थे, अपने बातों को रखते थे और कभी ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ इस बात के ऊपर उनको अरेस्ट किया जाए और उनके पूछताछ की जाए। लेकिन कुछ अजीब तरह का माहौल इस समय हम देख रहे हैं। हम जब अपनी आज़ादी की लड़ाई को देखते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल को, तो ये हमेशा ये रहा है, एक सोच रहा है कि भाई हमको आज़ादी तो मिल जाएगी, हमको आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन आज़ादी के बाद भी ये गोरे लोग चले जाएंगे तो फिर काले लोग बैठ जाएंगे और वो भी इसी प्रकार का दमन करना शुरू करेंगे, तो फिर उसको कैसे हम फेस करेंगे। ये बातें मुझे याद आता है, मनरोय वो थे जब एक मिलिटेंट थे बंगाल के अंदर और वो बाहर गए, अमेरिका में थे लाला लाजपत राय के साथ, और लाला लाजपत राय हिंदुस्तान के साथ किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट दमन कर रही है, तो वो जगह जगह लेक्चर दे रहे थे अमेरिका के अंदर और रहमान रॉय उनके साथ ही रहते थे। तो एक मीटिंग सोशलिस्ट पार्टी की वहाँ उन्होंने बुलाई और लाला लाजपत राय ने बड़े जोर शोर से अपनी बात रखी कि किस प्रकार से दमन चल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। जब उनका भाषण खत्म हो गया तो एक सोशलिस्ट ने उनसे पूछा, सवाल किया, ये 1917 की बात कर रहा हूँ, 1917। तो उन्होंने सवाल किया एक सोशलिस्ट ने लाजपत राय से कि जी लाला जी आप फ्रीडम स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द what will be the economic policy of the government when you attain freedom? तो थोड़ा सा वो ठीक है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, कांग्रेस की क्या होगी। तो उन्होंने कहा भाई पहले हम
आज़ादी तो ले लें, फिर उसके बाद सोचेंगे। तो फिर उसने दूसरा सवाल किया कि लाला जी, डज इट मेक एनी डिफरेंस whether you are exploited by white people or black people? तो फिर वो थोड़ा सा झिझकाए। फिर उन्होंने जवाब दिया कि यस, अगर बाहर का कोई आके मेरे को थप्पड़ मारे तो मैं उसको रेसिस्ट करूंगा, और अपने घर का है, अपना है, कोई थप्पड़ मारे तो कोई बात नहीं। तो लेकिन उस कन्वर्सेशन से एम.एन. रॉय का पूरा जो उनके रेवोल्यूशनरी मिलिटेंसी का था वो बिल्कुल बदल गया। उसने कहा कि हम फ्रीडम किस लिए लड़ रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। देन ही चेंज, देन ही स्टडी सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, एंड दैट इज अनदर स्टोरी। और भगत सिंह भी यही सवाल उठाते थे कि भाई, और उन्होंने लिखा भी है, आपने पढ़ा भी होगा, कि अगर आज़ादी मिल जाएगी तो फिर इसी तरीके से लोग कुछ ऐसे आ जाएंगे जो उसी प्रकार से दमन करेंगे, तो उसको हम कैसे। तो ये सोच हमेशा रहा है, और उसी सोच और वो जो हम आज धीरे धीरे जिस प्रकार से डेमोक्रेसी का चलन हुआ देश के अंदर, और जिस प्रकार से यहाँ सरकारें आई और जिस प्रकार के लोग आए, उन्होंने उन्हीं पॉलिसीज को अपनाना शुरू कर दिया, उन्हीं को लागू कर दिया जो अंग्रेजों के जमाने में वो अंग्रेज यूज करते थे। लेकिन फिर भी इस देश के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो एक दौर रहा है, हमने देखा है, तो कुछ वैल्यूज वो समा गई हैं इस समाज के अंदर, इस धरती के अंदर, इन लोगों के अंदर, मानस के अंदर, कि वो कभी भी अगर आपके विचारों को दमन करने की कोशिश की जाएगी, आपके बोलने को दमन करने की कोशिश की जाएगी, आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए उस पर कानून बनेंगे, तो हमेशा उन्होंने उसको रेसिस्ट किया है। हम फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखें, वो लाए, रोलट एक्ट लाए, जिसमें मनचा सरकार जिसको पकड़ लेती थी। इतना रेसिस्टेंस पूरे देश के अंदर हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, और वो जो फोर्सफुल एजिटेशन था उसके खिलाफ सरकार ने जो कानून बनाया था और उसको फिर लागू नहीं किया, हुआ अल्टीमेटली लैप्स हो गया अपने आप। 1931 का डिक्लेरेशन कांग्रेस का जो है फंडामेंटल राइट्स, कि हम जब आज़ाद होंगे तो हम हमारी ये फंडामेंटल राइट होंगे, बोलने की आज़ादी होगी, असेंबली की आज़ादी होगी, और हम अपने देश को इस प्रकार से बनाएंगे कि किसी प्रकार का यहाँ भेदभाव ना हो। तो और उसके बाद आज़ादी में भी जो है स्टूडेंट्स का रोल बहुत रहा है। नो कोऑपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने शुरू किए तो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी कहा, अपने उनके पेरेंट्स से कहा कि उसको निकालो, सरकारी स्कूलों से निकालो, कॉलेजों से निकालो। हाँ, इस मूवमेंट के अंदर उनको आना चाहिए, और मूवमेंट के अंदर आए। आज़ादी के बाद भी जो बहुत जबरदस्त मूवमेंट हुआ वो है गुजरात नवनिर्माण समिति का। गुजरात के अंदर करप्ट गवर्नमेंट आती रही, करप्शन होता रहा, बढ़ता रहा, तो इसके विरोध भी उसके होते रहे, और उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो गुजरात मूवमेंट में स्टूडेंट्स ने 1974 में जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो सिर्फ हॉस्टल का मसला था। वहाँ पर हॉस्टल में जिस प्रकार से चार्जेस बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने, और फिर सरकार ने उसको दमन करने की कोशिश की, तो फिर वो सरकार के विरुद्ध हो गए, और इतनी जबरदस्त मूवमेंट हुई कि सरकार को रिजाइन करना पड़ा। ये उस मूवमेंट का नतीजा था कि एक सरकार को वहाँ से हटना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। तो और उसको देख करके फिर ऑल ओवर इंडिया में भी स्टूडेंट्स खड़े हुए, खासकर बिहार के अंदर, जिसको फिर हम जेपी मूवमेंट कहते हैं। तो बहुत इतनी वो मूवमेंट चली। फिर उसके बाद इमरजेंसी आई। इमरजेंसी का भी दौर हमने देखा है कि लाखों लोग जेल के अंदर थे,
चले गए थे, लेकिन रेसिस्टेंस कभी नहीं रुका। लोग उसके खिलाफ कोई अपने को जाके लेटर लिखता था इंदिरा गांधी को कि आपने जो रोक लगाई है बोलने पर, सेंसरशिप पर, असेंबली पर, लोगों को अंदर पुलिस राज एक प्रकार से आपने कर दिया है, तो इसके खिलाफ मैं इस प्रोटेस्ट में मैं ये अपने आप को आग लगा लेता हूँ। इस तरह से लोग मर जाते थे। और वहाँ पर अगर हम देखें गोल्डन टेम्पल में, तो रोज एक जल लोग इकट्ठे होते थे, सिख, हिंदू, मुस्लिम सब, और रोज जब तक इमरजेंसी रही वो निकलते रहे, उनके जुलूस निकलते रहे, प्रोटेस्ट में वो अरेस्ट देते रहे। तो ये इस देश के अंदर कभी भी किसी ने अगर ये सोचा है कि हम इनको दबा देंगे, बोलने के अधिकार को ले लेंगे या असेंबली के अधिकार को ले लेंगे, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम किसी भी प्रकार से छीनने की कोशिश करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है इस देश के अंदर। जो जब इमरजेंसी के दौरान के अंदर ही जिस प्रकार से जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, एक तरीके से पुलिस राज था, लाखों लोग लीडर्स जेलों के अंदर थे, और जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो ये अपोजिशन के लीडर्स ने कहा कि भाई हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, हमारे ज़्यादातर तो लोग जेल में हैं, धीरे धीरे छूट रहे हैं और उनको छोड़ा जा रहा है धीरे धीरे, और वर्कर्स भी जेल में है, पैसा भी हमारे पास नहीं है। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने कहा कि नहीं, आप देखिए तो सही, आप शायद लोग इलेक्शन का हम देखते हैं क्या होगा। तो जहाँ बिल्कुल अपोजिशन टूटी हुई नहीं थी, पैसा नहीं था, लोग जेलों के अंदर थे, और फिर पहली मीटिंग यहाँ लाल किले जो रामलीला ग्राउंड के अंदर उन्होंने रखी। उन्होंने कहा भाई अगर इलेक्शन लड़ना है तो फिर एक मीटिंग भी होनी चाहिए, पब्लिक मीटिंग होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि मीटिंग का क्या करेंगे, देखिए पुलिस राज है, लोग तो निकल के ही नहीं आएंगे, इतना डर फैला हुआ है। तो लेकिन जब रामलीला मैदान में मीटिंग हुई, हम वहाँ थे, तो सवेरे से पुलिस की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि यहाँ कोई लोग आएंगे नहीं, लोग डरे हुए हैं, पुलिस से डरे, और डर का माहौल था, इमरजेंसी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने लेकिन बाद में पता लगा सवेरे कि भाई लोग तो आना शुरू हो गए हैं, इधर हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से चलना शुरू हो गए बसों के अंदर। तो उन्होंने क्या कहा कि एक बॉबी फिल्म उस समय बहुत प्रचलित थी, वो लगाती कि भाई 3 बजे जो है वो बॉबी पिक्चर दिखाई जाएगी, जिससे लोग आए नहीं, निकले नहीं। बार बार दूरदर्शन पे ये होता था कि बॉबी पिक्चर दिखाई जाएगी, लेकिन फिर भी लोग रुके नहीं। और जो बसों के अंदर से अपने पैसे से बसों में लोग आ रहे थे, उनको रोक दिया गया, बॉर्डर पर बसों को रोक दिया गया, कोई बस दिल्ली के अंदर नहीं जाएगी, जिससे लोग वहाँ जा न सके। लोग पैदल उतर कर के आने शुरू हो गए, पैदल चलने लगे किसी भी तरीके से। और जब हमने देखा लाखों लोग ऐसा जैसे सैलाब लोगों का उमड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ऐसी मीटिंगें हमने नहीं देखी। जामा मस्जिद पर हुई, फिर चांदनी चौक में हुई। तो लोग जो हैं उनके एक रेजिलेंस है इस देश के अंदर कि वो जब एक अति हो जाती है तो वो निकलते हैं, करते हैं। तो और हम जब छोटे थे उस समय आज़ादी मिली थी, तो इस तरीके से जिस तरीके से गीत गाए जाते थे, जिस तरीके से हौसला कि भाई इस देश को हमने किस प्रकार से बनाना है। और एक गाना तो समय बहुत बड़ा प्रचलित था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश के बच्चों रखना संभाल, इस देश को मेरे बच्चों रखना संभाल के। तो ये एक आशा रहती थी कि हमने तो लड़ ली, आज़ादी ले ली, लेकिन इस देश के नौजवान, इसके यंग लोग हैं, वो इसको सुरक्षित रखेंगे, मूल्यों को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से
जो चल रहा है इमरजेंसी में भी हमने देखा, अब तो इमरजेंसी पे से बहुत अधिक कानून बनते चले जा रहे हैं। डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में तो ये ऐसा तो नहीं होता था कि स्पीच मन चाहे जो कर दे, विजिलेंस की ग्रुप आ जाए, मन चाहे जिसको माइनॉरिटीज को, या ऐसा डर नहीं लगता था कि माइनॉरिटीज को या दलित लोगों को कि हम जाएंगे तो हमको कोई अटैक कर देगा, ऐसा नहीं होता था। लेकिन आजकल सब हो रहा है और स्टेट की प्रोटेक्शन से हो रहा है। तो मैं अंत में इतना कहूँगा कि इस देश के अंदर रेजिलियंस है। ये देश के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए, आज़ादी के मूल्यों के लिए, बोलने के अधिकार के लिए, असेंबली के अधिकार के लिए अपने फंडामेंटल की कुर्बानियाँ दी हैं। और जो ये आज ये समझते हैं कि वो किसी प्रकार से हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, लोगों को दबा देंगे, वो एक तरीके से मैं समझता हूँ जैसे कोई कुएं में कोई वो रहता है, कोई जानवर रहता है जिसे दुनिया का पता, जिसे इतिहास का पता नहीं, अपने इतिहास का इन लोगों को नहीं पता नहीं। तो और इस प्रकार से काम करने से होगा, मतलब ये कर नहीं सकेंगे, लेकिन नुकसान तो होगा। लोग जेलों में जाएंगे। अब भी जो ये कर रहे हैं लोग, बोलने से थोड़ी रुके हैं, लोग तो बोल रहे हैं, उसके बावजूद आए थे बोलते, सब लोगों ने अरेस्टिंग दी थी। और आज भी एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और हम सब लोग बोलेंगे। आज भी हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और हम लगातार बोलेंगे, लगातार लड़ेंगे। इसीलिए हमने को याद दिलाया कि नक्सलबाड़ी जिंदा है और नक्सलबाड़ी मरा नहीं है अभी। और साथ ही थैंक यू, आपने अपनी बात रखी। मैं बताना चाहूंगी कि हमने एक स्लोगन हमारे बैनर में लिखा है और वो स्लोगन है, द व्हाइट मैन कॉल यू भगत सिंह दैट डे, द ब्लैक मैन कॉल्स यू नक्सलाइट टुडे, एंड समडे समवन विल कॉल यू द मॉर्निंग स्टार टुमारो। मतलब कल हम सब भगत सिंह थे, आज के समय में हम जैसे लोग नक्सलाइट हैं, पर कल हम लोगों को इतिहास याद रखेगा, लड़ाकू फोर्स की तरह और जो फोर्स आज़ादी के लिए लड़ा है उसके तरह। और इसी को लेके मैं हमारे प्रोफेसर नंदिता नारायण को बुलाना चाहूँगी, जो हमारे साथ हर प्रोटेस्ट में खड़े रहते हैं, जो हमारे साथ लड़ते रहे, हमारे साथ हमारे लिए और तमाम उन लोगों के लिए, भारत के उन लोगों के लिए जो अप्रेस्ड और एक्सप्लॉइटेड हैं, उनकी अपनी बात रखते गए। तो मैं चाहती हूँ प्रोफेसर आप अपनी बात रखते हैं। थैंक यू फादर। मैं सभी साथियों को ये बताना चाहूँगी कि शिक्षक होने के नाते मैं DU में मैंने 42 साल पढ़ाया है, उसके पहले मैं 5 साल छात्र थी। मैंने इन सभी छात्र संगठनों के साथ काम किया है। कुछ साल पहले जब हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे कोर्सेज में, हमारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जबरदस्त प्रहार हो रहा था और कई सालों से चल रहा है, पूरा ढांचा क्रम्बल करना था। आज तो पूरी तरह से क्रम्बल हो चुका है। उसका मैनिफेस्टेशन आपने देखा है कि किस तरह से हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं एग्जामिनेशंस, कुछ बच नहीं रहा है, कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, सब गिरता जा रहा है। तो ये शुरुआत काफी पहले से चल रही है। उस दौर में सारे छात्र संगठन और शिक्षक संगठन मिल के हम लोगों ने वहां पे एक सेव DU नाम की संगठन बनाया और उसके थ्रू सारा हमारा संघर्ष चला और बहुत क्लोजली मैंने इन छात्रों के संग काम किया। सबसे ज्यादा जो मुझे स्ट्राइक करता था कि ये छात्र बहुत ही सीरियस छात्र हैं, जहां जहां ये पढ़ रहे हैं बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं, और जो स्टूडेंट सीरियस होता है अपने पाठ्यक्रम के लिए, अपने एग्जामिनेशन के लिए, वो समाज के हर मसले के लिए सीरियस होता है। आप इन चीजों को अलग नहीं कर सकते। वो उसके जो एक वैल्यू सिस्टम होता है उसका हिस्सा बन जाता है। और ये छात्र हमारे सबसे बेहतरीन छात्र इस मायने में है कि वो सही मायने में स्टूडेंट हैं,
जो एक ऑर्गेनिक बीइंग होता है कि हर चीज को रिस्पॉन्ड करता है। एजुकेशन कहीं कंपार्टमेंटलाइज नहीं की जा सकती कि आप मैथमेटिक्स पढ़े हो, मेरा सब्जेक्ट है, और कुछ नहीं देखेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। एजुकेशन वो होता है जो हमको पूरे समाज के प्रति सेंसिटिव बनाता है, हर लिविंग बीइंग के प्रति सेंसिटिव बनाता है, चाहे वो हमारे बगल में हो चाहे वो दूर हो, और हमारे जितने स्टीरियोटाइप्स हैं वो खत्म करके हमें एक जो एम्पैथी की वैल्यू मिलती है कि हम दूसरे के जूतों में खड़े हो सकते हैं और हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यही चीज सबसे बड़ा खतरा सिर्फ हिंदुस्तानी सरकार के लिए नहीं, दुनिया भर की सरकारों के लिए बन जाता है। इसीलिए सबसे बड़ा थ्रेट अथॉरिटेरियन सरकारों को, फैशिस्ट सरकारों को, या फैशिस्ट कॉर्पोरेट ड्रिवन सिस्टम को, जो चाहता नहीं कि कहीं से कोई सवाल करे, जो चाहता नहीं है कि कहीं कोई किसी और के लिए खड़ा हो जाए। सबसे बड़ा थ्रेट स्टूडेंट से आता है, इसीलिए चेंज भी वहीं से आता है। पूरी दुनिया का इतिहास आप देखेंगे, पंचूली सर ने हमें हिंदुस्तान के जितने हमारा आंदोलन था स्वतंत्रता का उसके बारे में आपको बताया, लेकिन पूरी दुनिया में ये बात सही है। चाहे आप वियतनाम को ले लीजिए जहां पे स्टूडेंट्स अमेरिका में अपने घरों को छोड़ के चले गए, चाहे आप देखिए कि हाल में किस तरह से प्रोटेस्ट वहां चल रहे हैं कि गाजा में जेनोसाइड चल रहा है, खुलिया सबको दिख रहा है। और जो पावर्स कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमिकली कंट्रोल करते हैं, पॉलिटिकली कंट्रोल करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उस एरिया में वो कोई भी उसके खिलाफ बोले। लेकिन छात्र बड़ी तादाद में दुनिया भर में कैंपसेस में निकल रहे हैं, और वो सबसे बड़ा थ्रेट वहां की सरकारों को हो जाता है। जो प्रिवेलिंग अथॉरिटेरियन कल्चर जहां भी सरकारें हैं उनको वो थ्रेट बन जाता है। तो यही चीज हमारे आपने देखा होगा हिंदुस्तान, यही चीज हिटलर बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जर्मनी में जो फैशिस्ट सरकार चल रही थी वहां पे सबसे पहला अटैक यूनिवर्सिटीज पे था। यूनिवर्सिटीज को डिसमेंटल करो, क्योंकि थॉट प्रोसेस जो है देश का वो वहीं से निकलता है, सिर्फ वहां से नहीं निकलता है, लेकिन वहां पे एक तरह से वो सिस्टमाइज हो जाता है। आपको एक ट्रेनिंग मिलती है क्रिटिक करने के लिए, आपको ट्रेनिंग मिलती है आर्टिकुलेट करने के लिए, और आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जो हमेशा नहीं मिलती है एम्पैथी में, कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरे के प्रति आपका जो संवेदना है, वो ट्रेनिंग आपको एजुकेशन देता है सही मायने में, अगर एजुकेशन है तो वही सबसे बड़ा थ्रेट है। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि तब से ही इस तरह का प्रहार चल रहा है स्टूडेंट मूवमेंट पे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, और उस स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से जो चेंजेस होते हैं आते हैं वो आ पाते हैं या बच जाते हैं। जैसे कि पहली बार जब फॉयर प्रोग्राम आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सिर्फ ये छात्र आंदोलन था जिसकी वजह से वो रुका, क्योंकि टीचर्स डर रहे थे, टीचर्स कम निकल रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा थ्रेट था, लेकिन स्टूडेंट्स निडर होकर निकल रहे थे और वही चला रहे थे पूरा मूवमेंट। हम लोग साथ खड़े थे और अल्टीमेटली सरकार को वापस लेना पड़ा फॉयर प्रोग्राम। ये 2014 की बात है। इसके बाद जब जितने भी नेगेटिव चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में आए, पॉलिसीज आई और लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके तहत ये सेंट्रलाइज्ड एग्जाम, जिसके तहत ये पूरा करप्शन का एक वॉल्केनो आप अब इरप्ट होके दिख रहा है सबको, लेकिन वो अंदर अंदर से तो करप्शन चल ही रहा था। एक अनअकाउंटेबल बॉडी है वो, मतलब एनटीए नाम की, जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है लेकिन पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं है, और वो अपने 15-20 एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनके साथ मिलके दुनिया भर के एग्जाम्स पूरे देश में चला रही है, नॉट ओनली एडमिशन के बट रिक्रूटमेंट के। क्लियरली वो सारा आउटसोर्स कर रहे हैं, आउटसोर्स ऐसे लोगों को कर रहे हैं, ऐसे डूबियस कंपनीज को कर रहे हैं जिनका रिकॉर्ड खुद बहुत खराब है, जिनका अरेस्ट पहले हो चुका है लीकेजेस के मामले में और ऐसे मामलों में, और फिर नाम बदल के वो चला रहे हैं। तो ये जो पूरा एक करप्शन का हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में पूरा इस तरह से माफिया बन गया है, उसको सवाल करने के लिए कि सही मायने में ये पॉलिसी के तहत हो रहा है कि सिर्फ कुछ चंद करप्ट लोगों की बात नहीं जिन्होंने पैसा बनाया है, यह सिस्टम ही बनाया गया है कि करप्शन फाइट करे और एक तरह से आप फिल्टर कर दें कि जो गरीब इस देश का है वो नहीं जा पाए आ पाए एजुकेशन सिस्टम में, और पूरा कंट्रोल आइडियोलॉजिकल पूरे सिस्टम में रहे। रिक्रूटमेंट में तो करीब है, अब एडमिशन में भी हम कंट्रोल करें। तो ये जो एक सोच है, इसको चैलेंज करने वाले सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं
हमारी जो सरकारें इस तरह का मुहिम चला, इस तरह के जो फैशिस्टिक जो उनकी टेंडेंसी उनको चला रही। तो इसमें जो भगत सिंह छात्र एकता मंच और बाकी जितने संगठन यहाँ पे हैं, मंच पे हमारे आयशा के साथी भी हैं और भी जितने साथी हैं यहाँ पे कलेक्टिव के हैं, तो लगातार इन्होंने अपनी एम्पैथी का इजहार किया है। चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो सीएए के खिलाफ आंदोलन हो, जहां पे हमारी नागरिकता के कानून को एक कम्युनल तरीके से बदला जा रहा था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और चाहे वो आदिवासियों का सवाल हो, जिनको किसी ना किसी बहाने नक्सलाइट के नाम से उनको जेनोसाइड वहां पे चल रहा है लगातार, आम आदिवासियों का, या उनको जेलों में भरा जा रहा है लाखों की तादाद में, और जो बुद्धिजीवी, जिनको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको भी जेलों में डाला जा रहा है। इसी तरह प्रोफेसर GN साई बाबा, जो एक ऑपरेशन ग्रीन हंट, जो आदिवासियों के खिलाफ पूरा एक सरकारी मुहिम चल रहा था, वही उनको जेल में डालने के बाद 90% डिसेबल थे, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, ज्यादातर लोगों को मालूम है, 10 साल उनके छीन लिए, और उसके बाद हाई कोर्ट ने उनको 2 बार बरी किया, और ये कहते हैं कि पूरा का पूरा बेसिस जो था वो गलत था, यानी कि कोई भी चार्जशीट में कोई ऐसा एक्ट ऑफ वायलेंस में नहीं नेम था कि उनके लिए, जिसके लिए वो जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं या जिसमें उनका कोई भागीदारी हो। तो क्यों उनकी लाइफ के 10 साल वेस्ट किए? और इस तरह से जो भीमा कोरेगांव के हमारे 16 साथियों को बिना कोई वजह पूरी झूठी कहानी बना के अंदर कर दिया, और ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, और वहां पे फादर स्टैन स्वामी, जो सही मायने में आज के मॉडर्न डे के संत माने जाएंगे, जिन्होंने जिंदगी भर आदिवासियों के लिए काम किया, उनके लिए केसेस लड़े, मतलब कानून के तहत उन्होंने सारे काम किए, उन्हीं को उन्होंने वहां पे इंस्टीट्यूशनल मर्डर उनका कर दिया। तो इस तरह के जो और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे प्रोफेसर हो, प्रोफेसर हनी बाबू भी वो भीमा कोरेगांव में, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, किस वजह से जो रोल मॉडल होने चाहिए पूरे देश के लिए, ये छात्र भी रोल मॉडल होने चाहिए सारे छात्रों के लिए। जो छात्र सोचते हैं कि हमारा काम है अपनी कोर्स को पढ़ना, एग्जाम करना और खूब बड़ी बड़ी तनख्वाह की नौकरी लेना, वो एकदम एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझ पाए हैं, वो एजुकेटेड नहीं कहलाएंगे मेरे हिसाब से। और सही मायने में जो रोल मॉडल हमारे होने चाहिए छात्र, वो यहाँ पे मंच पे हैं, और भी बहुत से साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, वो है आइडियल छात्र। वो पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे और अपना जो फर्ज है एम्पैथी का, वो प्ले करेंगे। तो जिस तरह से आप देखेंगे साथियों के पिछले एक डेकेड में जो दुनिया भर, विश्व भर की जो पूंजीवादी ताकतें हैं, उन्होंने ऑपरेशन ये वॉर ऑन टेरर के नाम से किस तरह से दुनिया के सारे रिसोर्सेज को हड़पने की कोशिश की, पर्टिकुलरली दी ऑयल इन द मिडिल ईस्ट। और उसके बाद जो एक डेकेड आया, उसमें आया वॉर ऑन द इंटेलेक्ट। आपने देखा सारे पूरे दुनिया में एजुकेशन सिस्टम पे अटैक हुआ है, जो हमारे साथ हो रहा है, और वो गैस टीटी को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में वही किया जा रहा था, पूरा डिसमेंटल किया जा रहा था, वो वही स्क्रिप्ट। और तीसरा जब आप ये जो डेकेड है, वो है वॉर ऑन एम्पैथी। कोई किसी और के लिए नहीं खड़ा हो, कोई, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे, आंदोलन जीवी ना बने। आंदोलन जीवी यानी कि तुम्हें क्या पड़ा है उसके लिए बोलने के लिए, मतलब कोई तुम्हारा मकसद होगा, तुम अगर नक्सल हो गए तभी तुम उसके लिए बोल रहे हो। अगर गरीबों के लिए खड़ा होना, उनके लिए हमारे दिल में जगह होना, हमारे दिल में आग भड़कना इनजस्टिस के खिलाफ, अगर वो अर्बन नक्सल कहलाता है, तो हम अर्बन नक्सल हैं। गिरीश कर्नाड ने भी एक पोस्टर पकड़ा हुआ था कि मैं अर्बन नक्सल हूं। हमारे अपने बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं इश्यूज पे। अब बॉयकॉट और इलेक्शन के मामले में मेरी अलग राय। मैं इंडिया गठबंधन के लिए मैंने 1 महीने कैंपेन किया, जो मैं कर सकती थी छोटी से लेवल पे, और बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने किया। वो पॉलिटिकल इलेक्ट्रल सिस्टम का हिस्सा बने ताकि हम सत्ता परिवर्तन करा पाए। लेकिन अगर साथियों को लगता है कि इस सिस्टम को बॉयकॉट करना बेहतर है, वो उनका हक है। आफ्टर ऑल नोटा भी तो होता है लीगली, तो एक तरह से ये नोटा का ही की तरह एक फिलॉसफी है। तो
मेरा मतभेद हो सकता है, मैं आपको पर्सुएट करने की कोशिश करूं, अपना वोट मत वेस्ट करो प्लीज, हमें जरूरत है, लेकिन उनका हक है वो डेमोक्रेसी में, और उसको एक्सरसाइज करने के लिए आप उनको पनिश नहीं कर सकते। वॉल राइटिंग, अरे वॉल राइटिंग कौन नहीं करता है? और सबसे जो खराब स्लोगन लोग लिखते हैं कम्युनल और जेनोसाइडल, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता है। क्या कोई रूल ऑफ लॉ है इस देश में कि नहीं है? आप बिल्किस बानो के रेपिस्ट को आप पूरी तरह से रिहा कर दे, पहले जितना चाहे उनको पैरोल मिल जाता है। साईं बाबा को एक दिन का पैरोल नहीं किया, एक दिन का नहीं किया, उनकी मां की डेथ हो गई, उनको अलाउ नहीं किया जाने के लिए। बाबू बजरंगी, माया कुडनानी और बहुत सारे राम रहीम, ऐसे सब लोग तो बहुत अच्छे हैं, उनको तो जितना चाहे पैरोल मिल जाता है, वो इस रजीम के काम के लोग हैं। तो यहाँ पे पूरा इन्वर्टेड हो जाए, ऐसे लोग राज कर रहे हैं, जो बेईमानी के वॉल्केनो पे खड़े हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं और अपनी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइडियोलॉजी कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और पूरे रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाह रहे हैं। फाइनली पूंजीवादी ताकतें इनके साथ मिली, उन्हीं के इशारों पे हो रहा है कि हमारा व्यू है डेवलपमेंट का, जिसमें चंद लोग विश्व के सबसे अमीर लोग बन जाएं और मैक्सिमम लोग पॉवर्टी लेवल के नीचे चले जाएं, डेस्टिट्यूट हो जाएं, और सारा छिपा दो, फिगर्स छिपा दो, डेटा मत दो, लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है इंटरनेशनल फिगर्स डेटा है। तो ये जो पूरा चल रहा है हमारे देश में, इसमें हमारा राइट ही नहीं होता है, हमारा धर्म है। जिस मायने में मतलब जिस मकसद से धर्म का मतलब जूची गीता में लिखा गया है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम खड़े हो जाएं इसके खिलाफ, नहीं तो हम इसमें भागीदारी हो जाते हैं। हम लोग जब बहुत छोटे थे स्कूलों में, तो हमें जेसुइट प्रीस्ट ने ये चीज हमेशा बताई, अगर आप सोल्यूशन का पार्ट नहीं है तो आप प्रॉब्लम का पार्ट है, और कोई जगह नहीं है खड़े होने की। कि आप नहीं देख रहे हैं तो वो चीज नहीं हो रही है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं देखना भी एक पॉलिटिकल एक्ट है, चुप रहना भी एक पॉलिटिकल एक्ट है, और आप फिर गलत काम में भागीदार हो जाते हैं। इसलिए उस पाप को, उस गलत काम को अपने सीने में मत लीजिए, अपने हिस्से में मत लीजिए, खड़े हो जाइए, बोलिए, कुछ कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। तो इसीलिए मैं सलाम करती हूँ भगत सिंह छात्र एकता मंच को और जितने साथी, हमारे लिए आम हो गया, पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये इस सरकार के आने के बाद एबीवीपी जो भी कह देती है, इतनी तोड़ फोड़ करे, कितने लोगों का सर फोड़े, टीचर्स को मारे, लगातार टीचर्स को पीटा गया है, वहां पे कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। सेमिनार डिस्टर्ब किए, प्लेस डिस्टर्ब किए, कल्चरल प्रोग्राम्स नहीं होने देते हैं, हम एक मीटिंग नहीं कर पाते हैं वहां पे लॉन में, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाए, कहेंगे आप किस चीज पे बात कर रहे हैं, हम कहेंगे हम एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर रहे हैं। नहीं, एजुकेशन पॉलिसी पे बात करना मना है, लेकिन एबीवीपी जागरण करना चाहेगा, पूजा करना चाहेगा, बड़े बड़े कटआउट इमेजेस लगाना चाहेगा, जो गॉड्स है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी उनके पीछे ये भाग रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकली। गॉड्स ने इनको जो भी इन्होंने कोशिश की, पूरी बेल्ट है, चाहे वो श्री राम हो या श्री कृष्ण हो मथुरा में, या चाहे शिव जी हो काशी में, वहां ये रिजेक्ट, इनकी पॉलिटिक्स रिजेक्ट हो गई, लेकिन ये चलाए जा रहे हैं उसी चीज को, और इस तरह से इतना और विशियसली चल रहे हैं लोग, डिस्पाइट 63 सीट्स कम हो गई हैं, इतना विशियसली चल रहे हैं। चाहे वो अरुंधति के खिलाफ एफआईआर हो, चाहे मेधा पटकर को 5 महीने के लिए अंदर डालेंगे, चाहे वो जर्नलिस्ट के खिलाफ एफआईआर हो रहा है, यूएपीए वगैरह लगाने की कोशिश की जा रही है, जो सिंपली रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये जो 3 नए कानून लाए हैं, ये तो जानलेवा है सबके लिए। और आज सुबह मैंने देखा इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे महाराष्ट्र बिल, आप लोगों ने पता नहीं उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा है कि नहीं, एब्सोल्युटली ड्रैकोनियन। अभी यहाँ बाहर पुलिस खड़ी ना, उस ऐसे बिल के तहत हम लोग को सब कुछ सीधे ब्रांड में ले जा सकती है। तो इसके खिलाफ सोल्यूशन क्या है? चुप रहना, बच के रहना, कोई नहीं बचने वाला, कोई नहीं बचेगा। आप अपने घर में भी छुप जाएंगे, घर में कॉलेज से लोगों को उठाया जा रहा है, घरों से उठाया जाएगा। एक ही तरीका है, सीना तान के सामने खड़े रहो, हम ये करेंगे, हमारा हक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये राइट दिया है। वही एक तरीका है लड़ने का, साथ खड़े रहने का। एक दूसरे का हम साथ देंगे तो ये सरकारें भी झुकेंगी। ये सरकार हमारे जो एक सिविलाइजेशनल ईथॉस है उसके खिलाफ जा रही है, हमको बांटने की कोशिश कर रही है, हमारे अंदर नफरत बोने की कोशिश कर रही है, हमारे अंदर वायलेंस बोने की कोशिश कर रही है, जो फंडामेंटली हमारे नेचर के अगेंस्ट है, ये मैं मानती हूँ। इसलिए हमको एक साथ खड़ा होना है और
ये ताकतें, ये टायरेंट्स जो है एक न एक दिन झुकेंगे, उनको हमारे सामने हार माननी पड़ेगी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा रहेगा और हमारी आजादी पूरी तरह से हमें वापस मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साथी नंदिता, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात रखी। जिस तरीके से गाजा में एक जेनोसाइड चल रहा है, साथी ने बताया कि जिस तरीके से वो जेनोसाइड पूरी तरीके से इकोनॉमिक, जो इंपीरियलिज्म, जिस तरीके से यूएस अपने हर जगह पे वॉर पे आ रहा है, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो यूक्रेन और रशिया के बीच में हो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो सिस्टम है इंपीरियलिज्म का, वो क्रम्बल कर रहा है और क्राइसिस लगातार बढ़ रहे हैं। और इस क्राइसिस का ही नतीजा है कि ये स्टेट इतना रिप्रेसिव हो रहा है। हर वॉइस, हर डिसेंट, हर डेमोक्रेटिक वॉइस पर अटैक कर रहा है, हर डेमोक्रेटिक वॉइस को रेड टैग कर रहा है, अर्बन नक्सल कह रहा है। जिस तरीके से साथी ने कहा कि आज यहाँ पे बोलना, आज गरीब के लिए बोलना, आज आदिवासियों के बोलना, अगर आप बोलेंगे तो आप अर्बन नक्सल हो। आज आप शायद से जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, कल स्टेट आप सबको अर्बन नक्सल बोल सकता है कि आप इस प्रोग्राम में हिस्सा थे, तो आप सॉलिडारिटी में आए, तो आपका मकसद शायद से यही है कि आप भी चाहते हैं यहाँ का सत्ता पलट हो, ये सब। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से साथी ने बताया कि जो अटैक है, वो अटैक प्रोफेसर्स पे हुआ है। हमारे दूर के ही प्रोफेसर साई बाबा, प्रोफेसर हानी बाबू, जो आज भी जेल पे है, जो आज भी जेल में है। और हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ही, चाहे वो रूना विल्सन हो, जेएनयू के स्कॉलर, चाहे वो हेम मिश्रा हो, हेम मिश्रा को भी 10 साल अबतक ही किया था। वो ट्रैवल कर रहे थे और उनको वहां से अबतक किया था। इसको हेम मिश्रा अपने इंटरव्यू में जेल नहीं कहते, अरेस्टिंग नहीं कहते, वो कहते हैं मेरा अबडक्शन हुआ था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो प्रूफ, देयर वाज नो प्रूफ और उनको रिलीज करना पड़ा स्टेट को। हम देखते हैं कि जैसे साथी ने बोला कि यूएपीए महाराष्ट्र बिल के बारे में बताया, मैं बताना चाहूंगी, जब हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई थी तब एक साथियों को जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हुई थी, पहली बात तो हमको पता नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन किसने की थी, क्या वो CIA था, NIA था, IB था। उनको लगातार हमने बोला था कि प्लीज अपना ID दिखाइए, एटलीस्ट लेट अस नो हु यू आर, आप कहाँ से है, कहाँ का NIA, कहाँ से हो, कहाँ का IB हो। बट दे रिफ्यूज्ड, दे सेड, दे वेरी आयरॉनिकली, बहुत मजे में कहा कि हम आपको रोड पे दिखेंगे और आप अगर हमको पहचानोगे भी तो हम आपको ऐसे देख के जाएंगे कि आप पहचान भी नहीं पाओगे। मतलब they were trying to tell us कि we are always looking at you, you're always under our surveillance। उन्होंने हर एक साथी को ये कहा कि हम आप पे UAPA लगा सकते हैं और इनफैक्ट मुझे तो ये भी कहा कि अगर आप BSCM से रिजाइन नहीं करते हो तो आप पे UAPA लगाया जाएगा। हमारे साथी गौरव को बताया कि आपके फैमिली को भी रेड टैग किया जाएगा, आपके फैमिली को भी नक्सलाइट माओइस्ट बताया जाएगा, क्योंकि वो ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो नक्सल इन्फेक्टेड है, ऐसे कहते हैं, चाहे वो बिहार से है और उनको बोला गया कि आपके फैमिली शायद से आप इसीलिए ये संगठन में हो क्योंकि आप वहां से हो। हमारे सभी साथियों को बोला कि इंस्पिरेशन के तौर पे बोला कि आप हेम मिश्रा को जानते हैं, आप साई बाबा को जानते हैं, हम आपको नेक्स्ट साई बाबा बना सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट हेम मिश्रा बना सकते हैं। और फिर आप रोते रहना जेल के अंदर और आपका 10 साल चला भी जाएगा, आपकी जवानी चली भी जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियरली हमको धमकियां दी गई है, क्लियरली हमको बोला गया है कि अगर आप चुप नहीं होते हो तो शायद से जैसे हेम मिश्रा को अबतक किया गया था, कल हम लोग भी अबतक होकर UAPA के अंदर बैठ जाएंगे। जैसे साथी ने बोला, मगर जो साथी नंदता नारायण ने बोला कि इसका हल क्या है, क्या हम चुप हो जाए, क्या हम कुछ बोले नहीं, इसका हल है हम सीना ठोक कर बोले, इनफैक्ट कि हम लड़ेंगे। आप कितना भी फोरफ्रंट पे आए, आप कितना भी अपने ड्रैकोनियन लॉज लाइए, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं PSCM से साथी गुरकीरत को अपनी बात रखने के लिए बुलाना चाहती हूँ। Revolutionary greetings to friends of media and everyone present here.
I am Gurkirat from Bhagat Singh Chhatra Ekta Manch. After filing of a complaint by DU and ABVP, Delhi police forcefully abducted Comrade Badal and Comrade Uttara. जैसा अभी Comrade Badal ने भी बताया, from their college, जब ये दोनों साथी अपना एग्जाम देने गए हुए थे, और जब Comrade देव और Comrade गौरव वहां पे पूछताछ करने पहुंचे, तो उनको भी अंदर खींच लिया गया। इन चारों साथियों को अलग अलग रूम में रखा गया, चारों का फोन जब्त किया गया और इनसे 8 घंटे, 2 दिन 8 घंटे लगातार पूछताछ की गई by people who did not show their ID. They were foreign looking people who could have been from anywhere, which is also a serious threat to the sovereignty of India. Comrades के कास्ट पे क्वेश्चन किया गया, there were inappropriate jokes cracked on religion and family, उनका character assassination किया गया, and even after this investigation, things did not end. Constantly कॉमरेड्स को बार बार कॉल करके हरास किया गया, कॉल करके बोला गया कि अगर आप अपनी लाइफ बचाना चाहते हैं तो आप पॉलिटिक्स छोड़ दें, यूएपीए लगाने का थ्रेट दिया गया, बार बार कॉल करके हरास किया। और इसके बाद मुझे बहुत बार कॉल करके बोला कि हमें पता है आप अभी दिल्ली के बाहर हो, वी आर कीपिंग एन आई ऑन यू, एंड एट द वेरी डे आई केम टू दिल्ली दे सेंट मी अ नोटिस फॉर इन्वेस्टिगेशन, और घंटों लंबी इन्वेस्टिगेशन अलग से मेरी भी चलाई गई, मुझे इतना हरास किया गया, यूएपीए लगाने की धमकी दी गई। They put false accusations on the organization and they said that we are a frontal organization of the banned CPI Maoists. इस तरीके से रेड टैग किया जा रहा है, और इस रेड टैगिंग का पॉलिटिक्स समझने के लिए हमें रेड टैगिंग का हिस्ट्री देखना होगा, हमें समझना होगा किस तरीके से जो यूएस इंपीरियलिज्म है वो इसको यहाँ पर लेके आया है। रेड टैगिंग originated from the Red Scare in the early 20th century और बाद में it was intensified by the मैकार्थीज़म 1950s में यूएस में। ये यूज किया जाता है टू लेबल एनीवन एज कम्युनिस्ट, उसको कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर बोल के, उसको थ्रेट बोल के विदाउट एनी एविडेंस उसका डीलेजिटिमाइजेशन किया जाता है, उसका डीह्यूमनाइजेशन किया जाता है, उसका सोशल और पॉलिटिकल परसिक्यूशन किया जाता है, जो कोल्ड वॉर एरा में किया गया था। और एवर सिंस देन हिस्टोरिकली imperialists have used this. They have used red tagging as a tactic, as a weapon, as a tool to silence any dissenting voice, to silence any democratic voice in every oppressed nation, be it Philippines, be it Indonesia, be it India. This is done in India by tagging everyone who speaks against this Brahminical Hindutva fascist state, everyone who exposes this state as urban Naxal. और ये कोई बीजेपी गवर्नमेंट नया नहीं कर रही है। The term urban Naxal was popularized by Chidambaram. जो चिदम्बरम अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा हिपोक्रिटिकली, बहुत ज्यादा कन्वीनियंटली अपनी कुर्सी पे बैठ के ये बोलते हैं कि अर्बन नक्सलिज्म जैसा कुछ नहीं है, वो खुद हैं जिन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट के टाइम पे इस टर्म को पॉपुलराइज किया था, जब साई को अरेस्ट किया था, जब हेम को अरेस्ट किया था, जब मास लेवल पे अरेस्टिंग हुई थी, रेड टैगिंग हुई थी। और बीजेपी गवर्नमेंट dwelt on it further, it played on it while arresting the BK-16 activists, while doing the witch hunt of poets, of writers, of lawyers, of professors, of students, of civil rights activists, of intellectuals, of everyone. और ये अभी भी हो रहा है। हमने देखा किस तरीके से they now came down to us as well. Historically, this politics of labeling, it has been used as a tactic by the ruling class. Not Congress, not BJP, not any one party, but the ruling class to suppress any dissenting voice. It is a tool of state repression. Anyone who speaks up for the workers, आप मजदूरों की बात करें, आप किसानों की बात करें, आप आदिवासी की बात करें, तो आप अर्बन नक्सल हैं, आप माओवादी हैं। अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन की बात करें, तो फिर आप टेररिस्ट हैं, आप जिहादी हैं। This is done to legitimize the attack on activists, to legitimize the extrajudicial killings, the arrests, the torture, the social exclusion, to legitimize the witch hunt of progressive voices and the crackdown of democratic organizations without any evidence. जैसा ये एक खालिस्तान का प्रोपेगेंडा बनाए थे, जैसा दिल्ली में 1984 में हुआ, जैसा अभी ये लोग कश्मीर में कर रहे हैं। This is done to suppress any mass movement, like they did in the CA&RC movement, like they did in the farmers' protest. The state has made a market to propagate this dehumanization, this delegitimization of activists, of progressive voices. It is popularized further by the culture. जिस तरीके से हम देखते हैं, विवेक अग्निहोत्री जैसे जो डायरेक्टर्स हैं, बैडली मेड रिडिकुलस प्लॉट के साथ मूवीज लेके आते हैं, जैसे बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, जिसमें वो बार-बार ऑडियंस को एक खतरा दिखाते हैं रेड मीनेस से। Such propaganda movies are only increasing. Recently बस्टर स्टोरी आई,
जिसके टीजर में हमने देखा किस तरीके से इट वाज एन ओपन कॉल फॉर द जेनोसाइड ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ प्रोफेसर्स, ऑफ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, ऑफ हुएवर हु स्पीक्स, ऑफ द पीपल दे कोट अर्बन नक्सल्स। उसके बाद में हमने देखा किस तरीके से JNU जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी मूवी का पोस्टर आया। ऐसा ही ये लोग पॉपुलर कल्चर में पॉपुलराइज कर रहे हैं। दिस मैकार्थियन विच हंट इज डिह्यूमनाइजिंग, इट इज डीलेजिटिमाइजिंग, इट इज वेरी स्केरी। ये खौफनाक है। द स्टेट कैन गो टू एनी एक्सटेंट, इट विल अरेस्ट यू, इट विल टॉर्चर यू, इट विल इवन किल यू। दैट इज व्हाट दे डिड टू स्टैन स्वामी। स्टैन स्वामी का कस्टोडियल मर्डर किया गया। एक डिसेबल्ड व्यक्ति को एक स्ट्रॉ तक नहीं दी गई। माओइस्ट को पोर्ट्रे किया जाता है एज ब्लड थर्स्टी टेररिस्ट और इसीलिए उनका किलिंग जस्टिफाइड बताया जाता है। और किसी भी वॉइस को सप्रेस करने के लिए the only thing the state has to do now is to tag them as Maoist, is to tag them as urban Naxal, जो इनके लिए इतना easy है because the definition of the term urban Naxal, even the provisions of UAPA are so vague that they can do that. UAPA में you are guilty until proven innocent. The burden of proof is on the accused. 5 साल, 7 साल, 10 साल लोगों को फैब्रिकेटेड केसेस में इसी तरीके से जेल में रखा जाता है और बाद में कोर्ट बोलता है कि दिस केस हैड नो बेस। इस तरीके से ये लोग ऐसा करते हैं। और जैसा साथियों ने बोला, वो आज अगर साई को, हेम को, DSCM को अर्बन नक्सल बोल रहे हैं तो कल वो आप लोगों को अर्बन नक्सल बोलेंगे। वो किसी को भी बोल सकते हैं। जब वो एक 20 साल के बच्चे को कॉन्स्टेंटली कॉल करके हैरास कर सकते हैं, उसके घर जा सकते हैं, उसकी फैमिली का रेड टैगिंग कर सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और अब न्यू क्रिमिनल लॉज के अंदर तो डिसेंट और ज्यादा क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सिक्योरिटी बिल भी इसीलिए लाया गया है। पाटकर टू उमर खालिद टू शर्जील इमाम टू रुपेश कुमार टू स्टैन स्वामी टू GN साई बाबा टू हेम मिश्रा टू रोना विल्सन टू शोमा सेन टू वरवरा राव टू हैरी बाबू टू अजय देवतुंडे टू सुनीता पोटम एंड द लिस्ट गोज ऑन, इट गोज ऑन। सुनीता पोटम को उनके रेजिडेंस से ड्रैग किया गया। शी वाज अ 25-year-old ट्राइबल एक्टिविस्ट जो अपना 10th क्लास कंप्लीट कर रही थी। GN साई बाबा was a more than 90% disabled person who was kept in wrongful incarceration for more than 10 years because his mind was too dangerous. Hem Mishra एक student थे who spent the most crucial 10 years of his life behind the bars because of fabricated charges. And even his lawyers were not spared. उनके lawyers के offices को raid किया गया. Surendra Gadlan himself was arrested under the charge of being a Maoist. रोना विल्सन 5 साल से जेल में है और उन्होंने सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स का बात किया, पर आज के टाइम पे रोना विल्सन का बात कोई करने को तैयार नहीं है। रेड टैगिंग जो है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कॉलिंग समवन अ कम्युनिस्ट और कॉलिंग देम अ माओइस्ट। इट इज अबाउट क्रिमिनलाइजिंग देयर एंटायर एग्जिस्टेंस। इट इज about socially excluding, isolating them, about delegitimizing them, about dehumanizing them. It enables and legitimizes attacks by the state and the state's caste vigilante militias. It enables harassment, it enables surveillance, it enables mental torture. हमने देखा किस तरीके से जो इजरायली पेगासस स्पाईवेयर है, it was found in the phones of opposition leaders, of journalists, of activists, of judges, including our professors Karen, Saroj, Sai, जर्नलिस्ट रुपेश के फोन पे पाया गया, so many others. इस तरीके से ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया जाता है। एलन शोहेब जो केरला यूएपीए केस में रेड टैग हुए थे, he was a student of law and after being constantly targeted by the student wing of Kerala's ruling party, after being ragged by their activists, they attempted suicide. This is how scary this dirty game of tagging and witch hunting can get. Sai was harassed while he was imprisoned. They would try to control his movement by controlling his wheelchair क्योंकि वो disabled थे। जहाँ वो वॉशरूम जाते थे वहाँ जस्ट बाहर कैमरास थे। And in BSCM's case too, the police went to the house of Comrade Gaurav. और अगर आप पेरेंट्स को रेड टैग किया, अगर आप इन्वेस्टिगेशन या डिफेसमेंट के केस पे कर रहे हैं, उसके लिए नोटिस भेजा जा सकता है। पर उन्होंने एक पूरा इतना बड़ा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन बिठाया सिर्फ रेड टैगिंग के लिए। उन्होंने कॉमरेड बादल और कॉमरेड उत्तरा को उनके कॉलेज से अब्डक्ट किया। The way they are criminalizing us leads to our social isolation in college and within our peer groups as well. It also increases the chance of attacks by gunda forces such as ABVP. हम अपने खुद के कैंपस में
अकेले नहीं घूम सकते ये जानते हुए कि हम सेफ हैं. We are scared all the time when we are in our campus. That is what they do. That is what they do to people, to activists, to students. This state does this psychological warfare to completely break the person mentally, to scare them, to silence them. हेम मिश्रा जो जेएनयू के स्टूडेंट थे, उनको भी इसी तरीके से अबडक्ट किया गया था. जैसा कॉमरेड बादल ने बोला, वो अपने जो उनके साथ हुआ उसको अरेस्ट नहीं बोलते, वो उसको अबडक्शन बोलते हैं. और आउटलुक के एक इंटरव्यू में हेम ने कहा था कि people keep asking me, do you have faith in the justice system? I want to ask the judges, how can they wrongfully keep a student in prison for 10 years studying in a premier institution and still claim to dispense justice? Many of the activists who have been targeted for this, including the BK16 activists, were targeted on no such evidence. उनके ऊपर जो fabricated cases लगाए गए, they were based solely on the ideological papers found in their pen drives and devices. The state is trying to criminalize the ideology. Professor Nandita Narayan has also asserted that we are students, we are scholars, we are educators. Having and reading Maoist literature is no crime. In fact, it is our right. We must study all thoughts, ideologies and philosophies before coming to our understanding. And while releasing Sai Baba and the 5 others in the alleged Maoist case, the Nagpur bench of Bombay High Court also observed that sympathizing with a philosophy is not an offence under UAPA, unless you have an evidence for them having an active role in particular incidents of violence and terrorism. Marxism, Leninism, Maoism ideology inherently illegal नहीं है और उसको पढ़ना illegal नहीं है, उसके documents होना illegal नहीं है. And yet, by labeling anyone who talks about this semi-feudal, semi-colonial production relations in India, who brings the facade of elections, who talks about the sham of democracy, उस सबको Maoist label कर देते हैं. They want to end all ideological debates so that only one ideology prevails, the ideology of the ruling class. While they openly add Manusmriti to the syllabus of DU jurisprudence, while they shamelessly teach Brahminical subjects like yoga under the new education policy, और वहीं दूसरी तरफ they ban and label any person or organization who talks about the most scientific advanced ideology as Maoist. Their debate that India is a democratic country holds no water in this situation. ये कैसी democracy है? What kind of democracy it is where you are behind the bars, where you get harassment, death threats, rape threats, isolation for just reading one particular ideology? ये कैसे डेमोक्रेसी हो सकती है? हम स्टूडेंट्स पे स्टेट इतना ज्यादा ब्रूटली रिएक्ट किया. If it is a democratic right to vote, then it is very much a democratic right to choose not to vote, and it has to be our right to give the call for boycott of elections. इतना डरता है स्टेट, सिर्फ एक आइडियोलॉजी से इतना डरता है कि हर वो इंसान जो उसको बोल रहा है उसको अर्बन नक्सल टैग कर देता है, उसके ऊपर ड्रैकोनियन लॉ स्लैप कर देता है, उसको अरेस्ट करवा देता है, उसको मरवा देता है. इतना ज्यादा डरता है ये स्टेट. This puts a serious question on whether the basic structure of Indian society is democratic. As Ambedkar himself said, that democracy is just a top dressing. Delhi University too has had a long history of red tagging. Our professors P.K. Vijayan, Hani Babu, G.N. Sai Baba, so many others were imprisoned in fabricated cases. And now they have come down to red tagging even the student organizations. This shows that imperialism is getting into a deeper crisis. Contradictions sharp हो रहे हैं और ये जो state है ये desperate होता जा रहा है. And that is why ये red tagging, ये repression इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है. New Surajkot offensive, which is an even more intensified version of Operation Green Hunt, of Operation Surajkot, उसमें ये बोलते हैं कि we will target gun yielding as well as pen yielding Naxalites. जो urban areas में लोग बोल रहे हैं, उनको urban नक्सल, उनको माओइस्ट बोलकर उनके अरेस्ट को लेजिटिमाइज करते हैं, उनके ऊपर यूएपी जैसे ड्रैकोनियन लॉ स्लैप करते हैं और न्यू क्रिमिनल पॉलिसी जैसे नए और ज्यादा क्रिमिनलाइजिंग लॉज लेके आते हैं जो डिसेंट को क्रिमिनलाइज करते हैं. और वहीं जंगलों में जनता को रेड टैग करते हैं, डिह्यूमनाइज करते हैं, एंड दे शेमफुली यूज दिस एज एन एक्सक्यूज फॉर द जेनोसाइड, फॉर द मास मर्डर, फॉर एरियल बॉम्बिंग्स, फॉर फेक एनकाउंटर्स. They put bounties on people.
इस लेवल का डिह्यूमनाइजेशन है। पुटिंग बाउंड्रीज इज अ कॉलोनियल प्रैक्टिस। Women are raped and paraded naked. It legitimizes the rape of women so much so कि एक महिला का रेप किया जाता है तब तक जब तक वो मर नहीं जाती, तब तक जब तक उसके सारे प्राइवेट पार्ट्स बाहर नहीं आ जाते। That is how scary this is. और ये सब क्यों? Because they refuse to leave their land. Imperialist और कॉम्रेड और बुर्जुआ को सब जल जंगल जमीन बेच देने के लिए जनता को मारते हैं और फिर जनता को आतंकी बोलते हैं। सवाल उठना चाहिए कि असल में आतंकी है कौन? वो जनता या खुद ये स्टेट? कौन है जो मार रहा है? As they killed more than 100 people, बहुत shamelessly, ये ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैसिस्ट स्टेट उसमें प्राइड लेके बोलते हैं that we've completed a century, जिसमें महिलाएं होंगी, माइनर्स होंगे, बच्चे होंगे, डिसेबल्ड व्यक्ति होंगे, और ये उनको नंबर्स में गिन रहे हैं, उनके ऊपर पैसे से बाउंड्रीज लगा रहे हैं। In these areas, this red tagging takes an even more intense form. It takes the form of a class war, and their limits are unknown. पाश की एक कविता है अपनी असुरक्षा से। यदि देश की सुरक्षा ये होती है कि बेज़मीरी जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आंख की पुतली से हाँ के सिवा कोई भी अक्षर अश्लील हो और मन बदकार पलों के आगे दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझते थे घर जैसी पवित्र चीज जिसमें उमस नहीं होती। आदमी बरसते मेघ की गूंज की तरह गलियों में बहता है, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता है। हम तो देश को समझे थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम। हम तो देश को समझते थे काम जैसा कोई नशा। हम देश को समझते थे कुर्बानी सी वफा। लेकिन अगर देश आत्मा की बेगार का कारखाना है, अगर देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है। अगर देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा, और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी कि अपने रथ में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा है। अगर देश की सुरक्षा ऐसी होती है कि हर हड़ताल कुचल कर अमन को रंग चढ़ेगा, कि वीरता बस सरहदों पर मर रहे परवान चढ़ेगी, कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा, अक्ल हुक्म के कुएं पर रेहट की तरह धरती सींचेगी, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। और ऐसी देश की सुरक्षा का हम विरोध करते हैं। Historically, whenever repression has increased, the contradictions have only gotten sharper. जब दमन बढ़ता है, समाज का हर तबका आगे आता है, आगे आकर बोलता है, आगे आकर लड़ता है। And this is why I request the press to help popularize this, to cover this, and I urge all the democratically minded people to resist this red tagging, to join us in the struggle. We need to keep speaking and exposing the state. We will not get silenced because silence is no longer an option. They come for the communists and you do not speak up because you are not a communist. They come for the socialists, you do not speak up because you are not a socialist. They come for the trade unionists, you do not speak up because you are not a trade unionist. They come for the minorities, you do not speak up because you are not a minority. But now they have come for everyone. मजदूर, किसान, छात्र, चाहे वो पेटी पूछने पद से ही क्यों ना आता हो, they have come after everyone, and therefore silence is not an option for any of us anymore. जिस तरीके से यहाँ भी लिखा है, the white man yesterday called you Bhagat Singh, the black man today calls you Naxalite, but tomorrow everyone will call you the Morning Star. हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा. We have to fight against this red tagging. We will have to fight against imperialism. We will have to fight against Brahmanical Hindutva fascism. Inqilab Zindabad. थैंक यू कॉमरेड गुरकीरत अपनी बात रखने के लिए। मैं बस एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से साथी ने बताया, ये स्टेट इतना डरता है कि आज सवेरे सवेरे कॉमरेड गौरव के घर पे ही वो पुलिस जाती है
क्योंकि उसको पता था कि आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी लगातार हमको कॉल आया, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो कहीं से भी हो, पुलिस का कॉल आया, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कौन आएगा, आपका नाम क्या है, आपके स्टूडेंट्स का नाम क्या है, और उनको सब पता है, उनको हमारे नाम, घर, पता सब पता है, पर उनको लगातार हमको कॉल करना है। जिस तरीके से कॉमरेड गौरव एक बहुत एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके घर वाले इतने वेल टू डू नहीं है, और वहां पे वो जाती है और जो उनका फैमिली जिस फीलिंग से गुजरा होगा हम शायद ही सोच पाए, कि वहां पे पूछती है कि गौरव सिंह का घर है ये, कहाँ रहता है वो, आपको पता है उस पर केस है, और कोई केस नहीं था। दे डिड नॉट टेल एनी केस, दे जस्ट वेंट, चेक द घर, आसपास देखा, पेरेंट्स को टॉर्चर किया और वापस आ गए, और एक फोटो दिखा दिया बिना किसी, मतलब उस फोटो में एक्चुअली साथी के पास कोई प्रकार, कोई लिस्ट, कोई नारे देते हुए कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल फोटो विद हिज कॉमरेड्स। वो फोटो बोल के भेजा है कि आपका बेटा प्रोटेस्ट में जाता है, आपका बेटा आतंकवादी है, हरकतें करता है, फलाना फलाना, और कुक्ड अप स्टोरीज। तो जैसे साथी गुरकीरत ने बताया, द एक्चुअल हॉरर्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेड टैगिंग, जिस तरीके से हिम had suffered those consequences, जो भी राइटर, जो भी, they have suffered the worst horrors, and आदिवासी क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे ये हॉरर्स we cannot even think about those horrors. सोनी सूरी ने लास्ट मंथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि इतना रेप किया, और वो रेप इसलिए लेजिटिमेट था क्योंकि वो एक नक्सलिट थी, उसका कोई प्रूफ नहीं है अभी, बट ऐसा स्टेट फोर्सेस ने कहा है, ऐसा सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है, ऐसा सीआरपीएफ ने कहा है कि वो नक्सली थी, और इसलिए हमने उसका रेप किया, इतना रेप किया कि अगर आप उस फोटो देखेंगे ना, आप सबके आंखों में आंसू आएंगे, इतना रेप किया। जिस तरीके से वो एक 10 बच्ची को हरास कर सकते, जिस तरीके से वो 6 महीने की बच्ची को नकली मुठभेड़ में, बस नो फायरिंग, इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, they went to an extent of killing a 6 months baby, जो अपनी माँ का दूध पी रही थी। क्या हम सोच सकते हैं? ये है हॉरर्स ऑफ रेड टैगिंग। वो मारा, वो मुठभेड़, वो फायरिंग इसलिए थी क्योंकि वो लोग जो बैठे थे प्रोटेस्ट में, वो अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बैठे थे, और वो इसलिए लेजिटिमेट थी क्योंकि वो जल जंगल जमीन के जो लड़ता है वो अपने आप में माओवादी है, और माओवादी होना आज के टाइम में सबसे बड़ा क्राइम है, और वो इतना बड़ा क्राइम है कि अगर आप माओवादी हो या नहीं हो, आपको मारा जाएगा, आपको एनकाउंटर किया जाएगा, और आपको मार के सेलिब्रेट किया जाएगा। ये हमारी देश की स्थिति है कि हमारे नेता ये बोलते हैं कि हमने एक सेंचुरी पास की है, हमने करोड़ों के नक्सलियों को मारा है। क्या पता उस नक्सली कैटेगरी में एक्चुअली कौन था, हमको क्या मालूम है? हम लगातार देखते हैं कि विलेजर्स आर प्रोटेस्टिंग कि आज मेरे भाई को मारा, कल मेरी बहन को मारा था, कल मेरे पापा को मारा था, और वो तो आप आदिवासी थे, वो तो सिर्फ तेंदुपत्ता उठाने गए थे, वो तो सिर्फ जंगल क्रॉस कर रहे थे, मगर हमारा एग्जिस्टेंस ही इस स्टेट के लिए खतरा है। और जैसे कि साथी गुरकीरत ने कहा कि हेमिशा ने एक सवाल पूछा कि कैसे हम ट्रस्ट करें इस जस्टिस सिस्टम को, जो मेरे को 10 साल बिना किसी प्रूफ के जेल में डाल दी। कैसे हम ट्रस्ट करें इस जस्टिस सिस्टम को जो हमारे मुंह पे विदाउट एनी रिकॉर्डिंग, विदाउट एनी प्रूफ says they will slap you a PA on us, says we will be put in jail for 10 years and nobody is going to support you, nobody is going to come out for you, we have the damn rights. These are their words, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द है। और मैं बताना चाहूंगी, हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक इंसान नहीं था, हमारे इन्वेस्टिगेशन में 15 लोग थे, 15 लोग इन सिविल यूनिफॉर्म्स। We have no clue who they were. मगर अब डॉक्टर हमको कुछ नहीं मालूम था, 15 लोग सिविल यूनिफॉर्म्स में, आपके फैमिली, आपका पार्टनर, पता नहीं क्या क्या क्या, आप एक इंसान के लिए यहाँ पे है। जितने भी महिला साथी के लिए ये पूछा, क्या आप अपने उस साथी से प्यार करते हैं, क्या आप अपने इस साथी से प्यार करते हैं? पापा के नाम पे मजाक उड़ाया है, हमारे रिलीजन के नाम पे मजाक उड़ाया है, क्या क्या नहीं किया उन्होंने इनफैक्ट मुझे ये कहा था कि अगर हम आपको उस दिन पकड़ते जिस दिन हम वॉल पेंटिंग कर रहे थे, तो हम आपको इतना मारते कि
इतना हमारा राइट है, दिस इज आवर राइट। एंड सर कि जब हम आपको उल्टा काम लेंगे ना तो आप सब बड़बड़ाएंगे। ये थी उनकी भाषा, दिस इज व्हाट यू रियली वांट। जैसे साथी ने कहा कि अगर वोट देना अधिकार है तो एक डेमोक्रेसी में वोट ना देना भी हमारा अधिकार है। और इस अधिकार को छीनना न केवल छीना है स्टेट ने, इस अधिकार का इसका इतना सब टॉपिक को इन्होंने पूरे तरीके से इस्तेमाल किया हमारे ऊपर इलीगल इन्वेस्टिगेशन, हमारे संगठन को बंद करने की, मेजर क्रैकडाउन ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये था इनका एक्चुअल में गोल कि चाहे कि बीसीएम बंद हो जाए, दैट इज व्हाट वी वांटेड। और जैसे साथी ने बोला कि आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, जैसे नंदिता नारायण साथी ने भी बोला कि हमारे कोर्सेज, हमारे जो टेक्स्ट बुक्स है, हमें जो पढ़ाया जाता है वो कितना चेंज हो चुका है। वहां पे सिर्फ एक विचारधारा को प्रोपेगेट करने का अधिकार है, हमको मनुस्मृति पढ़ाया जाता है। The document which cries, which calls for injustice in this society, जो कास्ट के बेसिस पे डिविजन चाहती है, जो हॉरिफाइंग क्राइम्स चाहती है, कोई दलित को रहने का अधिकार नहीं होगा, इस समाज में आदिवासी को रहने का अधिकार नहीं होगा, औरतों को रहने का अधिकार नहीं होगा। ये चाहती है कि ये डॉक्यूमेंट पढ़ाया जाए और कोई अदर आइडियोलॉजी की बात भी नहीं हो सकती है, कोई अदर आइडियोलॉजी के बारे में हम पढ़ भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे हम शायद से आपने जानकर टाइप भी कर लिया हो माओइस्ट ऑन गूगल, you might be an urban Naxal, you might be someone who is eligible to go in jail under UAPA just because of that. Why is it so? We need to ask that. Why is it so? और इसी को लेके मैं साथी शांभवी फ्रॉम कलेक्टर को बुलाना चाहूंगी अपनी बात रखने के लिए। यहाँ है सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम। साथी पिछले वक्ताओं में और कॉमरेड बादल ने भी ऑलरेडी हमें, हम सब जहाँ यहाँ उपस्थित है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम क्यों यहाँ आए हैं और हम आज जो डिविजन बना है समाज में उसमें कहाँ खड़े हैं। मैं बात शुरू करते समय यह भी बोलना चाहूंगी कि 5 जुलाई स्टैन स्वामी कॉमरेड का शहादत दिवस हम मार्क करते हैं, तो उनकी याद में भी आज हम यहाँ हैं, जिनको भी इसी तरीके से टारगेट करके बिना कोई सबूत के जेल में भेज के वहां पे उनको मार दिया गया। आज जब यहाँ हम खड़े हैं तो इस बात को भी याद रखना है कि जिस दिन से इस प्रोग्राम की प्लानिंग शुरू हो रही है और आज ये प्रोग्राम हो रहा है, पिछले एक हफ्ते में ही देश के अलग अलग कोनों में और ऐसे किस्से आ चुके हैं कि बिना कोई सबूत के लोगों को अरेस्ट किया गया है, इलीगली डिटेन किया गया है। इलीगली डिटेन क्या होता है, अटक किया गया है। अरुणाचल में हम 8 जुलाई को देखते हैं कि 2 एंटी डैम एक्टिविस्ट जो अरुणाचल में जिस तरीके से पूंजीवादी एक जो डेवलपमेंट का ढांचा है उसके कारण जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो वहां के लोग हैं उनको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट की पूरी कहानी है, हमने पिछले 1 महीने में देखा वहां पे क्या हालात हुए, उसके खिलाफ भी जब 2 एक्टिविस्ट बोल रहे हैं तो उनको पुलिस उठा के ले जाती है बिना कोई सबूत के, बस ये बोल के कि आप पीस डिस्टर्ब करने वाले हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है इसलिए हम आपको उठा के ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम 11 जुलाई को देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनको उठा लिया जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है ये बोल के कि आप पीस के खिलाफ है। वो कई दिनों से, कई सालों से कश्मीर का एक पीसफुल सेटलमेंट हो, कश्मीर इशू का, इसको लेके मांग रख रहे हैं। उनका कोई भी सबूत नहीं है कि वो और किसी तरीके की एक्टिविटीज, गतिविधियों के साथ जुड़े हों, लेकिन उनको उठाया जाता है और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर का जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव होना था उसको भी रोक दिया जाता है। तो मतलब पिछले 1 हफ्ते में ही हम ऐसे कई चीजें देख चुके हैं और साथ में जो कांग्रेस ने दोहराया भी कि हम ये साथ में देखते हैं कि कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था में, मतलब बीयू जो एक तरीके का लेबोरेटरी बन चुका है न्यूलिबरलिज्म का शुरुआती दौर पे और आज न्यूलिबरल फैशिज्म का, उसमें मनुस्मृति को फॉर्मल तरीके से सिलेबस में लाने की आज कोशिश करी जा रही है। ये सब चीजें गिनाने का यही मतलब है कि हम जानते हैं क्यों हम पे यह हमला किया जा रहा है। जर्मनी में भी
फांसीवादी दौर चल रहा था, तो इंटरेस्टिंग बात है देखने के लिए कि वो आइडेंटिटी के हिसाब से ज्यूस को टारगेट कर रहे हैं, पोलिश लोगों को टारगेट कर रहे हैं, होमोसेक्सुअल कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल एनिमी उन्होंने किसी का बनाया उस देश में, अगर विचारधारा के आधार पर किसी को क्रिमिनलाइज किया गया, किसी को एक्चुअली कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया, तो वो कम्युनिस्ट थे। जर्मनी में तो तब हम ये भी देख सकते हैं कि एटलीस्ट पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी बहुत स्ट्रांग थी। उनके बाद अगर सबसे बड़ी संख्या में किसी के साथ लोग जुड़े हुए थे तो वो कम्युनिस्ट थे पिछले 10 सालों में। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पे इनका कंट्रोल है, जिस तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेस में इनकी पकड़ है, जिनके पूरे सपोर्ट के साथ ये चलते हैं और उनकी जो इच्छा है उसको देश में लागू करते हैं, जिस तरीके से हर एक इंस्टीट्यूशन में इन्होंने अपने लोग बैठा रखे हैं, जिस तरीके से आरएसएस समाज में आज भी काम करता है, 10 साल इनका पॉलिटिकल राज होने के बावजूद उसने अपना मास मूवमेंट का जो नेचर है, जो प्रोपेगेंडा का नेचर है, वो नहीं बदला है, उल्टा और उसको स्ट्रॉन्ग किया है। तो जब इतनी पावर इनके पास ऑलरेडी है, तो पिछले 10 साल में इनको अलग से अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, ये सब कैटेगरीज बनाने की क्या जरूरत रही, जब इन्होंने ऑलरेडी अलग अलग माध्यमों से ये सुनिश्चित कर लिया है कि पॉलिटिकली कोई ऑपोजिशन देश में ना बचे, उसकी पूरी तैयारी इनकी है। लेकिन तब भी अलग तरीके से जो वामपंथी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो कुछ समाज परिवर्तन की बात करते हैं, उनको आज भी टारगेट किया जा रहा है। चाहे उनको अलग अलग जो इनके पास मैकेनिज्म्स है उससे एक्चुअली कंट्रोल काफी करके रखा है, लेकिन तब भी समाज में ये प्रचार लगातार ही चलाते रहे हैं। आप मतलब बीजेपी के ही टॉप लीडर्स के पिछले 10 साल के वीडियोस अगर देख लें, तो हो सकता है वो कांग्रेस या अन्य जो ऐसा ऑपोजिशन है उसके मतलब व्यक्ति अनुसार वो कुछ मजाक कर रहे हो, व्यंग्यात्मक तरीके से उनकी बुराई कर रहे हो, लेकिन किसी की पॉलिटिक्स पे अगर सवाल उठाया गया है तो वो सिर्फ लेफ्ट के लोग हैं जो इस देश में पिछले 10 साल से टारगेट करे गए हैं। मतलब इतनी ताकत होने के बावजूद इनको क्यों जेएनयू, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी या पर्सनल स्टोरी या कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाने की जरूरत है? मतलब ये तो अगर उनके पास सच में ताकत ऐसी होती तो इनको ये सब जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि एक्चुअली चाहे हमें अलग अलग तरीकों से कमजोर कर दिया हो, चाहे हमें अलग अलग तरीकों से अटैक हम फेस कर रहे हैं 10 सालों से, लेकिन तब भी समाज का कुछ सत्य है जिसके साथ हम खड़े हैं, और उनके साथ जितने भी लोग खड़े हैं वो जानते हैं कि वो एक फैब्रिकेटेड कंसेंसस है उनका। वो फैब्रिकेटेड कंसेंसस, उन्होंने फॉल्स डिविजन्स क्रिएट किए हैं समाज में जिसके ऊपर ये कंसेंसस बना हुआ है। लेकिन अगर वो इसमें इतनी जो अपनी ताकत है वो डालना बंद कर दे, अगर वो हमारी अलग से टारगेटिंग बंद कर दे, तो सच में ये कंसेंसस और टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सच हमारे साथ ही है, सच उनके साथ नहीं है। तो ये तो पहली बात है कि हम डेफिनेटली पिछले 10 साल में काफी एक डिफीटेड पोजीशन में गए हैं। कभी कभी लगता भी है कि हम मतलब सच में हर तरीके से स्ट्रक्चरली, सिस्टमिकली और डायरेक्टली पावर के विपरीत खड़े, ऐसी पावर के विपरीत जिसके पास एक्चुअली हर तरीके की शक्ति है, लेकिन हमारे पास जो शक्ति है जो एक्चुअली लोगों की शक्ति है। मतलब हम जो सत्य बोलते हैं वो तो सिर्फ हमारा कुछ बनाया हुआ सत्य नहीं है, हम एक्चुअली बोल रहे हैं कि समाज में सही जो विभाजन है वो क्या विभाजन है, और उसके आधार पर समाज को परिवर्तन करना पड़ेगा, उसकी हम बात करते हैं। मतलब इसीलिए इनको जरूरत पड़ी कि किसान जो देश में फिर भी मतलब उनको ऐसा इजीली टारगेट करना मतलब पॉसिबल नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। वो एक काफी एक्सेप्टेड कैटेगरी है देश का, सिंस इंडिपेंडेंस बना हुआ है कि देश किसान के ही मुद्दे पे चलता है। उस मूवमेंट में भी इनको जरूरत पड़ी कि खालिस्तानी बोल दिया जाए, चाहे मतलब अलग अलग तरीकों से अरेस्ट, डिटेंशन और दूसरा डिस्कोर्स के लेवल पे खालिस्तानी होने का डिस्कोर्स फैलाया गया। लेकिन वो हम उस सेंस में देख सकते हैं कि उस एक आंदोलन ने हमको दिखाया कि ये प्रोपेगेंडा हमेशा काम भी नहीं करेगा। अगर सच में ऐसी एक स्ट्रेंथ के साथ जैसे किसान उतरे थे सड़कों पे, उस स्ट्रेंथ के साथ एक मास मूवमेंट के फॉर्म में हम अगर खड़े रहे और निरंतर ये बोलते रहे कि सच के साथ हम हैं, तो हमें एक्चुअली इस तरीके से बिल्कुल हटा देना, नकार देना समाज में ये संभव नहीं है। दूसरा चीज जो मैं बोलना चाहूंगी वो थोड़ा, क्योंकि
जिस तरीके का टारगेटिंग की आज जिसमें हम बात कर रहे हैं वो डीयू स्पेसिफिक भी है, और क्योंकि मैं भी काफी सालों से डीयू में रही हूँ तो उसको लेके भी एक बात करने की जरूरत है कि क्यों इनके लिए मतलब डीयू जो देश में मतलब इग्नू अगर आप छोड़ दें ओपन लर्निंग उसको छोड़ के अगर कोई यूनिवर्सिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज है डीयू देश में, और इसमें ही मतलब एक्चुअली एक समय पे कलेक्टर की तरफ से हम नंदिता मैम से ही बात कर रहे थे तो उन्होंने ही हमको ये बताया था कि कैसे डीयू में मतलब अलग अलग आज जो हम नियोलिबरलिज्म का अटैक साफ साफ देख रहे हैं एनईपी और अन्य ऐसे पॉलिसीज के रूप में, वो सबसे पहले अगर देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में लागू होता है तो वो हमेशा डीयू रही है, चाहे वो एफआईयूपी हो, चाहे वो एनुअल मोड से सेमेस्टर सिस्टम में जाना हो, चाहे वो अलग अलग कैरिकुलम लेवल पे चेंजेस हो, चाहे वो आरएसएस के लोग मतलब फैकल्टी में बैठाना, या अब तो एक्चुअली पीएचडी स्तर पे भी ये बड़े स्तर पे चलता है कि आपको बस अगर अभी इन्होंने एनीवे ये जोड़ दिया है कि आप नेट के थ्रू पीएचडी होगा, और नेट में जिस तरीके का घोटाला निकला है वो इसी का सबूत देता है कि वो बेसिकली अपने लोग बैठाना चाहते हैं और इसी कारण से अलग अलग कॉर्पोरेट्स के जरिए ये घोटाला चलाया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में स्पेशली कोविड के बाद अगर हम देखें, कोविड में जो लोकतांत्रिक जो स्पेस है कैंपस का और जनरली समाज का, उस पर जिस तरीके से नियंत्रण और बढ़ाया गया उसको एक तरीके से परमानेंट एक सर्वेलेंस का दौर तब से शुरू हो गया है, परमानेंट रिप्रेशन का भी दौर तब से शुरू हो गया है। मतलब डीयू में ही हम जाते हैं तो कभी कभी लगता है कि यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो रोज जाते हैं उनको फिर भी हम अभ्यस्त हो जाते हैं कि इतना बैरिकेडिंग है, इतना पुलिस प्रेजेंस है। कभी कभी जब नए छात्रों से बात करो तो तब एक्चुअली लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है। मतलब हर प्रोग्राम के पहले आपको 5 अलग अलग ब्रांचेस से फोन आएगा कि आप क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम में कितने लोग होंगे, आपके प्रोग्राम का कंटेंट क्या होगा, आप जो बोल रहे हैं वही करेंगे या कुछ और करेंगे। प्रोग्राम अगर आप प्राइवेट जगह पे भी कर रहे हैं, मतलब किसी के घर में एक छोटा स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, तब भी पुलिस वैन भेज देगी जो पूरा विजयनगर या जहां पे भी है वहां पे चक्कर लगाएगी और प्रोग्राम ना हो इसको पूरी तरीके से सुनिश्चित करने में अपनी ताकत डाल देगी। इसी के साथ हम खुद भी ऐसे बहुत बार फैसले किए हैं जो मतलब डीयू का एक आम आज मतलब एक्सपीरियंस हो गया है कि मान लीजिए कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। इंटरेस्टिंगली फेस्ट का जब जन्म दिवस मनाया जाता है तो हमारा भी एक प्रोग्राम था और उसी दिन डीयू में बड़ा सरस्वती पूजा का ऑर्गेनाइज किया गया था, जो पूरा ही मतलब आरएसएस या बीजेपी अपने नाम से तो नहीं पर अलग अलग कल्चरल फॉर्मेशंस, अलग अलग इस तरीके के मतलब आइडेंटिटी बेस्ड ग्रुप्स, इनके थ्रू वो काफी हद तक डीपली मतलब स्टूडेंट्स के बीच घुसे हुए हैं। तो उनको ऑफिशियल परमिशन मिलता है, मतलब आर्ट्स फैकल्टी के एक गेट से दूसरे गेट तक पूरे में प्रोग्राम चल रहा है। ब्राह्मण्स ऑफ डीयू नाम से एक प्रोग्राम कराने की कोशिश करी जाती है, जिसको मतलब जहां पे घुसने के लिए आज आईडी मांगा जा रहा है, जो छात्र हैं उनसे भी आईडी मांगा जाता है, वहां पे फुल प्रशासन की परमिशन के साथ मतलब पूरा मतलब बुकिंग तो आजकल और किसी को मिलती नहीं है, उनको पूरी अनुमति है कि डायरेक्ट प्रशासन आपको अनुमति दे रहा है ऐसा एक जातिवादी ब्राह्मणवादी प्रोग्राम करने के लिए। तो वो प्रोग्राम तो खैर फिर काफी लोग उसमें रेजिस्ट करते हैं और शायद उनके लिए भी वो ज्यादा ही ऑब्वियस हो गया कि हम इस नाम से नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रोग्राम उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन वो परमिशन जब मिल रही है, जब मनुस्मृति का प्रपोजल ही आ रहा है सिलेबस में, तो इससे हम क्या समझते हैं कि वो एक तरीके का जो विचारधारा है उसको स्थापित करना चाहते हैं समाज में, और आज भी उनको वो स्थापित करने की कोशिश करने की जरूरत है। आई थिंक मतलब अंत में इतना ही बोलना चाहूंगी कि जब हम इतने रिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं तो कभी कभी लगता है कि हम कैसे इससे लड़ेंगे, लेकिन हमारी जो आशा है, हमारा आशा का जो स्रोत है वो शायद इसमें ही है कि बीजेपी आरएसएस को भी पिछले 10 साल से इतनी मेहनत करनी पड़ रही है समाज में ये स्थापित करने के लिए कि हम गलत हैं और वो सही है, क्योंकि ये विचारधारा ही है जो हमारे ताकत का स्रोत है, जो हमारी ताकत सच में है। तो इस विचारधारा के साथ हम जब तक खड़े रहेंगे, अलग अलग तरीकों से मासेस के बीच काम करेंगे, जब मास मूवमेंट किसान आंदोलन जैसा हो रहा है या सीएनआरसी जैसा हो रहा है उसमें पूरी
योगदान देंगे, तभी शायद हम इस तरीके की ताकत को हरा पाएंगे। और वो जीत गए हैं ये मान लेना बिल्कुल ही गलत होगा। अगर वो जीत गए होते तो आज ऐसी टारगेटिंग की जरूरत नहीं होती। आखिर में बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि जिससे मैंने शुरू किया था कि पिछले 7 दिनों में ही जिस तरीके का मतलब अलग अलग केसेस में लोगों को उठाया जा रहा है, उससे ये भी शायद देखने को ही मिलता है कि वो आज बेसिकली हर चीज बेच देना चाहते हैं, चाहे वो आपके पहाड़ हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, चाहे नौकरियां हो, वो हर चीज आज तो बड़े पूंजीपति और जनरली पूंजीपति वर्ग को बेच देना चाहते हैं। तो उसके खिलाफ जब तक हम बोलते रहेंगे तब तक हमें ये मान लेना पड़ेगा कि इस तरीके की चुनौती का हमें सामना करते रहना पड़ेगा। तो आज जब हम ऐसे समय में मतलब मोदी 3.0 रेजिम में आज बैठे हैं, जब इनका बहुमत थोड़ा कम हुआ है, तो वो तो हमें एक आशा की किरण दिखाती है जरूर, लेकिन उसमें कंप्लेसेंट हो जाना एकदम ही गलत होगा, क्योंकि उनका बहुमत कम हुआ है। इसका मतलब है कि इस तरीके के जो हमले हैं वो और बड़ी संख्या में होंगे। इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स हमने देखा कि जिस तरीके से 2014 के समय पे हम रेगुलर मतलब वीडियोस देखते थे, व्हाट्सएप में जाते थे कि दलितों के ऊपर, मुस्लिम समुदाय से जो लोग आते हैं उनके ऊपर जिस तरीके की हिंसा करी जा रही है, वैसे वीडियोस फिर से हमारे सामने रिसर्फेस होना शुरू हुए हैं। तो जिस तरीके का लीगल और एक्स्ट्रा लीगल मैकेनिज्म मिला के आरएसएस अपना काम उस समय पे कर रही थी, वो आज और जोर से करेगी। वो मतलब पार्लियामेंट्री मेजोरिटी में जितनी आसानी से कर ले रही थी, उस तरीके से शायद नए कानून हर रोज हम नहीं देखेंगे, लेकिन सामाजिक स्तर पे हिंसा, सामाजिक स्तर पे विभाजन, सामाजिक स्तर पे खौफ और बढ़ेगा, और उसकी चुनौती हम ही हैं जो दे पाएंगे। इसीलिए हमारी ऐसी खातिरदारी हो रही है पिछले 10 सालों से, हमें खास ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसकी खासियत इसी में है कि हम ही वो लोग हैं जो जनता में सच में एक नया विभाजन खड़ा कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगी और हम अपनी कंप्लीट सॉलिडारिटी बीएससीएम के जो साथी हैं जो ये झेल रहे हैं दिल्ली पुलिस के हाथों, उनके साथ खड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में उनके साथ खड़े रहेंगे। यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी के बाहर के संघर्षों में हम पूरी तरीके से साथ देंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू कॉमरेड शांभवी। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। और जैसे कि साथी ने बताया कि जो ये सरकार है, ये अपनी हर चीज, जनता की हर चीज जो जनता की है वो बेचना चाहती है। चंद पूंजीपतियों को साम्राज्यवाद के हाथों में ये बेचना चाहती है। हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारी शिक्षा, हमारा सब कुछ। और इसी के लिए ये हमको टैग भी कर रही है, हरास भी कर रही है, ताकि वो जितना आसानी से बेच पाए, जितना आसानी से हमको लूट पाए, उतने आसानी से कर पाए। और इसी के साथ मैं कॉमरेड उत्तरा को बुलाना चाहती हूँ। एक ऐसे जर्नलिस्ट है, उनका नाम है साथी रुपेश कुमार, जो आज 2 साल से जेल में है। उनको इसी मंथ 2 साल हो गए जेल में, और उनको भी रेड टैग करके, माओवादिस्ट कह के, फलाना कह के जेल में डाला हुआ है। और उनके पार्टनर इप्सा ने हमको सॉलिडारिटी मैसेज भेजा है, और वो साथी उत्तरा हमारे लिए पढ़ देंगे। सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। इप्सा ने हमारे लिए एक मैसेज भेजा है। जैसे कि बादल साथी ने बताया अभी कि 17 जुलाई 2022 को रुपेश कुमार को उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया था। रुपेश एक ऐसे जर्नलिस्ट थे जो कि आदिवासियों के हित में और कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ अपनी आवाज उठाया करते थे और लिखा करते थे। और इसीलिए साथी इप्सा ने हमारे लिए सॉलिडारिटी में एक मैसेज भेजा है, जो कि मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। राज्य या सत्ता का दमन नया नहीं है, लेकिन इधर के दिनों में जिस तरह से दमन का रूप और तीव्र हुआ है वह भयावह है। ये देश को बहुत पीछे ले जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले देश में चंद पूंजीपतियों के हित के लिए आम जनता और उनकी आवाज को ताकत देने वाले लोगों या संगठनों को रेड टैगिंग कर तीखा प्रहार किया जा रहा है। फिर चाहे वो झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे खनिज संसाधनों वाले राज्य, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे खनिज संसाधन वाले राज्य में जमीन
और जंगलों को बचाने वाले आदिवासियों को माओवादी कहकर मार दिया जाना हो, या मजदूरों के हक अधिकार के लिए बने संगठनों, देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में हो रही विसंगतियों पर सवाल करने वाले छात्र संगठनों को देश की प्रतिबंधित पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बताकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, या देश भर के वकील, पत्रकार तथा अन्य बुद्धिजीवियों को पार्टी का सदस्य या ओवरग्राउंड वर्कर बताकर जेल में डाल देना हो, या पूछताछ या अन्य तरह से परेशान करना। इन सारे दमन के तरीकों में एक कॉमन चीज किया जा रहा है, वो है रेड टैगिंग करना। फिर चाहे विश्व प्रसिद्ध लेखक अरुंधति रॉय हो, या झारखंड जैसे छोटे राज्य में मजदूरों, आदिवासियों, दलितों के पक्ष में लिखने वाले पत्रकार रुपेश कुमार सिंह, या भीमा कोरेगांव मामले में झूठे आरोप लगाकर जेल में भेजे गए साथी हों, या कोई संगठन। क्योंकि देश के किसी प्रतिबंधित संगठनों से जुड़कर दिखाने पर दमन आसान हो जाता है। इस तरीके से दमन पर विरोध का स्वर भी कम होता है। यह समय है तमाम जन सरकारों व देश हित में सोचने, काम करने वाले लोगों को एक साथ खड़े होने का। इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू कॉमरेड उत्तरा। आगे प्रोसीड करने से पहले हमारे प्रोफेसर्स ने हमको एक सॉलिडारिटी मैसेज भेजा था फ्रॉम ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन AFRTE। और उन्होंने, क्योंकि वो आज आ नहीं पाए, वो काफ़ी बिजी थे अपने काम में, पर उन्होंने बोला है कि वो ये मैसेज चाहते हैं कि मैसेज सभी साथियों के सामने पढ़ा जाए और प्रेस के सामने पढ़ा जाए और उनकी सॉलिडारिटी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्ज हो। Ever since the fascist BJP and RSS came to governmental power, they are continuously unleashing unprecedented attacks on all democratic voices in the country, which goes against them, whether it is students, workers, farmers, minorities or Dalits and Adivasis. Further, they are continuously misutilizing the central government agencies of investigation in order to achieve their narrow fascistic objectives. The black laws, including UAPA, are continuously used to threaten whoever goes against them. Recently, Father, President of Bhagat Singh Chhatra Ekta Manch, and Uttara were abducted on the morning of 24th of May 2024 from inside their college campus, the Delhi School of Journalism, by Delhi police who were in civil dress. They were then taken to Morris Nagar police station and placed in different rooms. Later, when some activists went to inquire about the abduction, they were also forcefully detained and made a part of the illegal investigation, which continued for more than 8 hours. All this were done without serving any prior notice of investigation. Even the investigating officers refused to disclose their post or identity. It is a general practice of giving tags like Maoist or urban Naxals to any activist who raises a voice of protest. Many prominent activists and journalists such as Anand Tumre, Medha Patkar, Sudha Bhardwaj, Rupesh Kumar Singh and Ravish Kumar have also been red tagged by the present regime as urban Naxals. The term urban Naxals has no concrete definition. Any intellectual who protests against the present regime can fit into that. We condemn this type of constant harassment and intimidation done by the police and investigating agencies at the behest of the government. We demand an immediate end to the red tagging that is being done generally against activists, including BSEM members, and to drop all charges against them. In a democratic country, it is the right of the people to raise their voice and resist the anti-people policies of the government. The All India Forum for Right to Education appeals to students and academic community to stand up for protecting the democratic rights generally in our country, including academic spaces. Jagmohan Singh, Chairperson, Madhu Prasad, Spokesperson, Prasad V, Organizing Secretary. Thank you to our professors who come in solidarity for BSEM. अब आगे बढ़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे साथी जो हमारे साथ हर प्रोटेस्ट में संघर्ष करते हैं और खड़े रहते हैं, साथी अभिज्ञान फ्रॉम आइसा।
यहाँ पर आए सभी साथियों को और एसीएम के साथी जो लंबे इलीगल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप सभी साथियों को आयशा की तरफ से मैं जय भीम और सलाम पेश करता हूँ। साथियों, पुलिस के साथ दिल्ली में रहते हुए स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट के साथ पुलिस जिस तरीके का रिश्ता कभी कभी बनाने की कोशिश करती, वो और कुछ नहीं तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हैरत अंगेज है। आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर कॉल दिया कि सीयूईटी यूजी में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करें। हमें एसीबी का फोन आता है, वो कहते हैं कि देखिए आपका पर्सपेक्टिव भी ठीक है, हमारा पर्सपेक्टिव भी ठीक है, हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई। हमने कहा आपसे नहीं लड़ाई है, हमें प्रोटेस्ट करने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा होगा तो आप लोग अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग पुलिस जो है एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट से रिश्ते बनाते हुए दिल्ली में रखती कि हम लोग भी हैं और वो लोग भी हैं और दोनों के बीच में कोई टकराव नहीं है, मगर वो जो फोर्स है, वो जो पावर और फोर्स इतना ऑब्वियस है, इतना सामने है। और ये बहुत दिलचस्प और बहुत हैरत अंगेज है कि पुलिस के इतनी बड़ी मशीनरी और इतने बड़े पर्सनल को वो पूरा पावर स्ट्रक्चर, वो पूरा पावर का बैलेंस कभी समझ नहीं आता, कभी दिखता नहीं। ये जो शब्द यहाँ पे साथियों ने यूज किया है रेड टैगिंग, मुझे लगता है इस रेड टैगिंग आज के समय पर एक बहुत अलग और बहुत दिलचस्प फॉर्म्स भी ले रही है, जिसको दिलचस्प नहीं कहेंगे, जिसको शायद ऑब्सीन कहना बेहतर है। हम लोग देखते हैं कि जो रेड टैगिंग का फिनोमिनन जो करीब 100-125 साल पहले शुरू होता है, और हम देखते हैं कि अमेरिका के प्लेज में से अंडर गॉड उसमें ऐड किया जाता है ताकि यूएसएसआर से हम अलग रहें, ताकि कम्युनिस्ट जो एथिस्ट होते उनसे हम अलग रहें। हमने देखा कि चर्चिल पूरे ब्रिटेन में क्या इस बात को प्रोपेगेंडाइज करते हैं कि यहूदियों को तो इजराइल भेजा जाए, ये लोग यहाँ रहेंगे तो इनमें से कोई रोजा लग्जमबर्ग बन जाएगा, कोई ट्रॉट्स्की बन जाएगा। इस तरह का प्रोपेगेंडा लगातार हमने देखा कि विदेशों में और यूरोप में और तमाम उन देशों में जहां पे एंटी कॉलोनियल लड़ाई, जहां पे मार्क्सवादी लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वहां पे चल रहे। एक नई चीज हम देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी डिसेंटिंग डेमोक्रेटिक वॉइस को, कोई भी ऐसी वॉइस को जो आज के न्यूलिबरल फैसिस्ट न्यू राइट को समर्थन नहीं करती है, वो आज के समय पर रेड टैग होने को तैयार है। हमने फ्रांस के चुनाव का उदाहरण इसमें बहुत खास है। फ्रांस में इस बार राइट विंग प्रोपेगेंडा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज हुआ वो बड़े पैमाने पर, और ये राइट विंग आईटी सेल टाइप करता था इस्लाम, मार्क्सिज्म, और एक इमेज आगे खड़ी है, वो इमेज जनता में फैला दिया। जब लेफ्ट फ्रंट वहां पर चुनाव जीतता है तो बड़े बड़े राइट विंग इंटेलेक्चुअल्स एक इमेज को पोस्ट करते हैं जिसमें आईफिल टावर ने बुर्का पहना है। इस्लामो कम्युनिज्म एक नया थ्रेट है। यूरोप में इस बात को पॉपुलराइज किया जाता है, अमेरिका, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इस बात को पॉपुलराइज किया जाता है। तो ये जो रेड टैगिंग है, जो रूलिंग क्लास, जो पूंजीपति वर्ग आज से 100 साल पहले कम से कम आइडियोलॉजिकल ऑनेस्टी की डिसेंसी बरतता था, आज इसने पूरी तरीके से इसमें से आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स, इसमें किसी भी तरह का सत्य, किसी भी तरह का आइडियोलॉजिकल बहस तक इसमें गए। आज अर्बन नक्सल्स का स्पेक्ट्रम फादर स्टैन स्वामी से लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तक इन लोगों ने स्प्रेड किया है। जो भी व्यक्ति कितने भी नॉमिनल फॉर्म में इस सरकार को किसी भी पहलू पर आज क्रिटिक करे, वो इस सरकार के सामने अर्बन नक्सल है, वो माओवादी है, वो एंटी नेशनल है, वो आतंकवादी है। और खासकर क्योंकि हम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज में जिस तरह की पुलिसिंग और जिस तरह की सर्विलेंस देख रहे हैं, जो कॉमरेड शांभवी ने कहा कि हमें आदत नहीं थी लॉकडाउन से पहले तक ऐसी यूनिवर्सिटी की जहां पर हर मोड़ पर एक पुलिस बैरिकेड, जहां पर हर मोड़ पर पुलिस वाले इतने आराम से घूम रहे हैं, हमें आदत नहीं थी इस यूनिवर्सिटी। मगर इस लॉकडाउन का भी इस्तेमाल करते हुए और एक लंबे समय के स्टूडेंट आंदोलन के एब्सेंस को इस्तेमाल करते हुए ये पुलिस ने क्रिएट किया। और कैंपस डेमोक्रेसी के साथ साथ ही देश भर में मुझे लगता है कि आज डेमोक्रेसी का सवाल, आज जो एक्टिविस्ट पर जो जबरदस्त क्लैंपडाउन है, उसका बैकग्राउंड है कि जनता के आंदोलनों को मटेरियली और आइडियोलॉजिकली पूरी तरीके से निचोड़ दिया गया। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं
तो हम देखते हैं कि किसी बीएससीएम को, किसी भी लेफ्ट एक्टिविस्ट को एक्सेप्शनलाइज इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि हजारों हजार स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स और अपने क्लासरूम्स और शाम से रात तक 24 घंटा एक ऐसे करिकुलम में बांध दिया जाता है जिसका कि उसके सामने, उस स्टूडेंट के सामने खुद कोई मायना नहीं समझ आता। तो ये जो एक खास तरह का फिनोमेनन हम देख रहे हैं कि एक्टिविस्ट पेट से लड़ रहा है और जनता पेट से लड़ रहा है, और इसके चलते तमाम आंदोलनों को मटीरियली जितना पीछे धकेला गया है, हमें लगता है आज असली लड़ाई उस मटीरियल बैरिकेड से जो जनता को आंदोलनरत होने से रोकता है, जो जनता को, स्टूडेंट्स को, मजदूरों को, किसानों को आंदोलनरत होने से रोक रहा है और उनके लिए आवाज उठाने वाले तमाम एक्टिविस्ट को एक के बाद एक जेल में बंद करने की कोशिश कर रहा है, उन पे कंस्पायर कर रहा है। हमें ये एक्सेप्शनल होने से बचना होगा, हमें लगातार जनता बनना होगा, जनता के बीच में होना होगा। मुझे लगता है डेमोक्रेसी का सही मायना और डेमोक्रेटिक सवाल को उठाने का सही तरीका ये सरकार हमें कह रही है कि शायद वो एक तरीका है जब हम सही मायने में डेमोक्रेसी के सवाल को भी उठा सकते हैं। तमाम साथियों ने बात रखी, मेरे पास और बहुत कुछ खास ऐड करने को नहीं। मुझे लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंतिम व्यक्ति जो बात करता है उसके बतौर हमारे कवि गोरख पांडे बार बार कहते हैं कि 1000 साल पुराना है उनका गुस्सा, 1000 साल पुरानी है उनकी नफरत। मैं तो बस उनके बिखरे हुए शब्दों को लय और खुद के साथ लौटा रहा हूं, मगर तुम्हें डर है कि आप हटा रहा हूं। बीएससीएम के साथियों को और यहाँ पे तमाम साथियों को जय हिंद और ये स्टेट चाहता है, दोनों तरीके से चाहता है। वो कहता है कि पेन यूजिंग नक्सलाइट्स एंड गन यूजिंग नक्सलाइट्स, इन दोनों के माध्यम से इसने एक इजी वे ढूंढा है कि भारत में टेरर फैला सके, भारत में हर किसी को जो बोले उसको मार सके, उसका एनकाउंटर कर सके, उसको रेप कर सके और उसको जो इतनी सी भी अधिकार आज हमारे पास है वो भी खत्म कर पाए। हमको ये लड़ाई लार्जली इन ऑपरेशंस के खिलाफ भी लड़ना होगा। हमको ये समझना होगा कि ऑपरेशन सूरज कुंड इज एग्जिस्टिंग। ये ऑफेंसिव पॉलिसीज हम सभी मजदूर, किसान, छात्र, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट, आदिवासी, ये सब के अगेंस्ट है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं सारे फ्रेंड्स ऑफ मीडिया जो हमारे साथ आए हैं इस चीज को कवर करने के लिए, इस टॉपिक को कवर करने के लिए, हमारे सॉलिडारिटी में जितने भी एक्टिविस्ट आए, और मैं चाहती हूँ कि हम सब यही मैसेज लेके जाए कि ये जो अटैक है और डेमोक्रेटिक वॉइसेस और रेजिस्टिंग वॉइसेस और डिसेंट, इस अटैक के खिलाफ हम और तगड़ा डिसेंट के साथ लड़े और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज तरीके से लड़े। जैसे साथी ने बोला कि मास मूवमेंट्स को स्ट्रेंथन करें, मासेस में जाए और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरी फोर्स के साथ लड़े, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरी फोर्स उत्पन्न होकर खड़े हो जो इस ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैशिस्ट स्टेट के छाती पे चढ़ के बोले कि हम जिंदा है और हम तुमसे लड़ने के लिए जिंदा है। चाहे तुम हमको किस भी एक्सटेंट तक लड़ाने के लिए लेके जाओ, हम लड़ेंगे, हम उस एक्सटेंट तक जाएंगे, हमारी आजादी के लिए, हमारे जंगल के, हमारे जमीन के लिए, हमारी आवाज के लिए, हमारी इज्जत के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारी नौकरी के लिए, हम हर चीज के लिए लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। इसी के साथ बीएससीएम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एंड करता है और सभी साथी जो हमारे साथ आए हैं एज स्पीकर्स, उनको अप्रिशिएट करता है आपके प्रेजेंस को, और जो भी साथी हमारे साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं उनको हम लाल सलाम कहते हैं। और सभी जनता से, सभी स्टूडेंट से, सभी इंटेलेक्चुअल से, सभी प्रेस से यही अपील करते हैं कि आप सब हमारे सॉलिडारिटी में खड़े हो, आप सब इस ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैशिज्म के खिलाफ लड़े हमारे साथ और इस जंग का हिस्सा बने, इस जंग का पार्ट बने। इनकलाब जिंदाबाद।